ये कहानी एक तात्सुमी नाम के लड़के की है जो कि कैपिटल में अपना नाम बनाने के लिए जाता है। पर कैपिटल की जब उसे सच्चाई पता चलती है वो काफ़ी ज़्यादा निराशा में भर जाता है। पर तभी उसे कुछ लोगों का सहारा मिलता है जिसकी मदद से वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी में बदल लेता है। ये कहानी तात्सुमी नाम के लड़के की है जो कि एक कैरेज से कैपिटल की तरफ जा रहा होता है, पर एक मॉन्स्टर की वजह से उसे उस मॉन्स्टर को ख़त्म करना पड़ता है क्योंकि वो उनके लिए एक थ्रेट बन चुका था। उसके इस तरह की स्किल देख के उसके साथ चल रहे मर्चेंट उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तासुमी उन्हें बताता है कि वो कैपिटल का एक नाइट बनना चाहता है, इसलिए वो कैपिटल जा रहा है। पर वो मर्चेंट उसे ये बताते हैं कि तुम जैसा सोच रहे हो कैपिटल वैसा नहीं है। वहाँ के लोगों का रूप इंसानों जैसा है पर उनका दिल मॉन्स्टर से भी ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें वहाँ बच के रहना होगा। तात्सुमी अब कैपिटल में होता है। कैपिटल उसकी सोच से भी ज़्यादा बड़ी होती है। वो गिल्ड में खुद को एंटर कराने के लिए जाता है, पर गिल्ड के अंदर से छोटा मोटा काम मिलता है और उसे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। तात्सुमी को तभी एक लड़की मिलती है। वो लड़की उससे वादा करती है कि वो उसे आर्मी में ज्वाइन करवा देगी क्योंकि उसकी आर्मी में कनेक्शन है, बस उसे थोड़े बहुत पैसे देने होंगे। तात्सुमी ये सोचता है कि शायद से उसको ज़रूर आर्मी में जा सकते हैं, इसलिए वो उसे पैसे दे देता है और वो लड़की उसे वहीं पे इंतज़ार करने की कह के वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है पर वो लड़की अभी तक नहीं आई होती है। तात्सुमी को पता चल चुका था कि उसके साथ स्कैम हुआ है, इसलिए वो उस जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है। अब वो कैपिटल के अंदर घूमने लगता है। कैपिटल के अंदर घूमते घूमते एक जगह पे वो बैठ जाता है और तभी उसके सामने एक कैरेज आके रुकता है। उस कैरेज में से एक लड़की उतरती है जिसका नाम आर्या होता है। आर्या उसे अपने घर पे लेके जाती है क्योंकि वो इतनी सुंदर शक्ल के किसी लड़के को रोड पे घूमने नहीं दे सकती है क्योंकि यहाँ का माहौल खराब है। वहीं दूसरी तरफ आर्या की फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो वहाँ पे तात्सुमी से इम्प्रेस होते हैं। तात्सुमी क्योंकि उन्हें अपनी कहानी बता चुका था कि वो कंट्री साइड से है जहाँ पे उसके गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है। वो यहाँ पे अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था पर उसके दोस्त उससे बिछड़ गए हैं। उनसे अपने दोस्तों को ढूंढने का काम भी करना है, जिसपे आर्या के फादर उसका ये काम कराने के लिए मान जाते हैं और उसे कुछ समय उन्हीं के साथ रहने के लिए कह देते हैं। अगले दिन तात्सुमी जो होता है वो आर्या के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है। वो कैपिटल भी घूम रहे होते हैं। अब एक गार्ड तात्सुमी को बताता है कि तुम्हें पता है इस कैपिटल को हकीकत में यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है क्योंकि यहाँ के एम्परर की एज काफी ज्यादा छोटी है और वो उससे अपने सारे बुरे काम करवा रहा है। तो दूसरी तरफ वो यहाँ पे एक असैसिन ग्रुप के बारे में बताता है जिसका नाम नाइट रेड है, जो कि इस कैपिटल के बड़े बड़े रैंकर्स को टारगेट करते हैं और उन्हें जान से मार दिया करते हैं। तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं। उसी रात को जब तात्सुमी टहल रहा होता है कि तभी आर्या की मदर एक डायरी लेके जा रही होती है, पर तभी वो मारी जाती है और फिर हमें तात्सुमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों के आगे वहाँ पे नाइट रेड को देख पा रहा होता है। नाइट रेड की दो लड़कियों का नाम हमें रिवील किया जाता है, अकामे और लियोन। और वहीं दूसरी तरफ आर्या को जब एक गार्ड लेके स्टोर रूम की तरफ जा रहा होता है, तात्सुमी बीच में आ जाता है। अकामे नाम की लड़की जो होती है वो तात्सुमी को धक्का मार के गार्ड को मार देती है और जब वो आर्या को मारने जा ही रही होती है कि तात्सुमी बीच में आ जाता है। तात्सुमी आर्या को बचा लेता है। वहीं अकामे कहती है अगर तुम बीच में आना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाली हूँ, मैं तुम्हें। फिर जब अकामे तात्सुमी को मारने वाली होती है कि बीच में लियोन आ जाती है। लियोन वही लड़की है जिसने कि तात्सुमी के पैसे खाए हुए होते हैं दोपहर के समय, ये बोल के कि वो उसे जरूर इस कैपिटल सिटी का नाइट बना सकती है। लियोन को देख के तात्सुमी काफी ज्यादा भड़क जाता है, कहता है कि आखिरकार स्कैमर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मेरे पैसे अब तुम कब लौटाने वाली हो। उसकी ये बात सुन के लियोन उसे कहती है अभी इस समय का चीजों का समय नहीं है और वो स्टोर रूम के ऊपर लात मारती है क्योंकि वो उसे आर्या की सच्चाई दिखाना चाहती है, जिससे कि वो एक भोली भाली लड़की समझ के बचा रहा होता है। स्टोर रूम के अंदर काफी सारे लोगों की लाशें टंगी हुई होती है। उसी में तात्सुमी की दो फ्रेंड जिसमें एक लड़की और एक लड़का होता है, वो अपने दोस्तों को देख के हैरान होता है कि आखिरकार इनकी हालत ऐसे कैसे हो गई। कि तभी हमें दिखाया जाता है तात्सुमी का वो फ्रेंड जो कि अभी तक जिंदा है। वो तात्सुमी को बताता है तात्सुमी आखिरकार तुम आ ही गए, तुम्हें पता है कि हमारी इस फ्रेंड के साथ इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने उसे जान से मार दिया, इन्होंने उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, अब मेरा भी अंत नजदीक आ गया है, तो मेरा बदला जरूर लेना। ये कह के वो भी वहीं पे मारा जाता है। ये बात सुन के तात्सुमी जो होता है आर्या को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ अब आर्या खत्म तो हो चुकी थी पर अब हमें लियोन को दिखाया जाता है। लियोन जो होती है वो तात्सुमी को लेके जा रही होती है, पर तभी तात्सुमी अपने फ्रेंड को दफनाने का उन्हें आइडिया सुझाता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को इस तरह नहीं छोड़ सकता था। इसके लिए लियोन मान जाती है। वो उसे अपने स्क्वाड के पास लेके आती है जहाँ पे 5 मेंबर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तात्सुमी अगले दिन अपने दोस्त की ग्रेवयार्ड पे जाके फूल चढ़ाता है।
वहीं अब हमें दिखाया जाता है लियोन सेले नाम की एक लड़की से उसे मिलवाती है, जो कि नाइट रेड की एक टीम मेंबर है। दूसरी तरफ माइनी करके भी एक लड़की से वो मिलवाती है, जो कि तात्सुमी को देख के काफी ज्यादा नाराज होती है। तीसरी तरफ अब हमें एक बुलेट नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक गे है। ये बात समझ के तात्सुमी की हवा निकल जाती है। अब हमें एक और लड़के को दिखाते हैं, जिसका नाम लुबोक होता है। लुबोक जो होता है लड़कियों को देख रहा होता है। लियोन को जब ये बात पता चलती है, वो उसे काफी ज्यादा पीटती है। रात के समय अब हमें अकामे को दिखाते हैं। अकामे जो होती है मीट का पीस लियोन को देती है, क्योंकि अभी तक तात्सुमी उनकी टीम में नहीं आया है, इसलिए उसे वो मीट का पीस देने से मना कर देती है। फिर अब हमें माजुंडा नाम की एक लड़की को दिखाते हैं, जो कि नाइट रेड की बॉस होती है। वो तात्सुमी में पूछती है कि आखिरकार क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो। तात्सुमी कहता है कि तुम लोगों को मारने का काम करती हो, अगर मैं तुम्हारे साथ आया तब मैं भी तुम्हारी तरह पाप का भागीदार बन जाऊंगा। जिसके ऊपर बुलेट उसे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है हम बुरा काम करते हैं? जब इस कैपिटल के अंदर बुरा काम करता है हम उन्हें मारने का काम करते हैं, तुम्हें नहीं पता है, पर हमारी एक रेबेलियन आर्मी है जो कि यहाँ के एम्परर और प्राइम मिनिस्टर को दोनों को खत्म करना चाहती है, जिसकी वजह से इस पूरी कंट्री के अंदर आपदाएं आ रही हैं। तुम्हारे गांव के अंदर भी आपदाएं इन्हीं लोगों की वजह से है। ये बात सुन के अकामी के सामने तात्सुमी जो होता है वो बड़ी चौड़ में कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जरूर ज्वाइन करूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी इस कंट्री का हाल सुधरे और यहाँ पे जितने गरीब लोग हैं जो बेसहारा है उन सभी को एक सहारा मिल सके। वहीं दूसरी तरफ अब माजिंडा जो होती है यानी कि वहाँ की बॉस, वो अकामे को उसकी ट्रेनिंग का काम सौंप देती है। वहीं अकामे का काम यहाँ पे कुकिंग करने का होता है, इसलिए वो तात्सुमी को ले जाके फिशिंग करती है, उसे खाना पकाना सिखाती है। वहीं दूसरी तरफ माजिंडा जो होती है खाना खाते समय उन्हें टास्क देती है 2 लोगों को मारने का, जो कि दोनों ही बुरे लोग हैं। ये यहाँ पे एक मर्चेंट है जो कि तेल का व्यापार करता है, तो दूसरी तरफ तेल का व्यापार की आड़ में वो जितने ही बुरे काम करता है उसके लिए लोगों को फंसाने का काम उसके एक गार्ड का है। उन्हें इन दोनों को खत्म करना है। उन दोनों को खत्म करने के लिए सबसे पहले लियोन जो होती है उस मर्चेंट को खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गार्ड से फाइट करने के लिए हमारा तात्सुमी जाता है, जिसका नाम ओगरे होता है। वो ओगरे को रोक के एक गलियारे में लेके आता है। गलियारे के अंदर वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और वहीं ओगरे जो होता है मरने की एक्टिंग करता है। तात्सुमी को लग रहा होता है कि ओगरे मर चुका है, पर ओगरे जिंदा होता है। उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। पर उसकी बात खत्म होने से पहले ही तात्सुमी जो होता है वो उसे मार देता है और वो माजिंडा के पास आता है, यानी कि उनकी बॉस जो होती है तात्सुमी के काम से काफी ज्यादा खुश होती है। तात्सुमी भी अब अपनी बढ़ाई करने लगता है अकामे के सामने। वो कहता है कि तुम्हें पता है मैंने ओगरे को बिना अपने ऊपर एक खरोच आए ही मार दिया है। उसकी ये बात सुन के अकामे जो होती है उसके ऊपर से शर्ट निकाल देती है। वो देखना चाहती थी कि तात्सुमी क्या सच में सच बोल रहा है, और वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये तो सच है, तात्सुमी के ऊपर एक भी खरोच नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन हमें दिखाया जाता है कुछ लोग उनके हाइडआउट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो लोग 8 होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुलेट जो होता है वो तात्सुमी को कहता है तुम्हें खुद के ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, तुम हमारा काम देख सकते हो कि हम कैसे इन लोगों से निपटने वाले हैं। वो एक एक करके उन सभी लोगों से निपट रहे होते हैं, और वहीं जो दूसरी तरफ बुलेट जो होता है वो एक ही बार में काफी सारे लोगों को मारता है, जिसकी वजह से आसमान के अंदर से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि खून की बारिश ही होने लगी है। अब हमें तात्सुमी को दिखाया जाता है। तात्सुमी रात को सोते समय अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करने लगता है जब वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। अगले दिन अब हमें दिखाते हैं सिलिया जो होती है वो तात्सुमी के पास आती है और उसे बताती है कि अभी तक मिनी सो रही है और माजुंडा ने उसे ये ऑफर दिया है कि वो जाके मिनी को जगा दे उसके बदले। ये बात सुन के तात्सुमी जाता है, पर उस समय मिनी क्लोथ चेंज कर रही होती है और मिनी उसे देख के उसके ऊपर अपनी गन से फायर कर देती है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। अब वहीं तात्सुमी कहता है कि इतनी सी बात पे तुम विवाद क्यों खड़ा कर रही हो। वो वापस से उसके ऊपर फायर करती है। माजुंडा को ये बात पता थी। वहीं अब माजुंडा जो होती है तात्सुमी और मिनी को एक मिशन पे भेजती है सिटी के अंदर। वहीं सिटी के अंदर घूमने के दौरान मिनी को कुछ लोग एक लड़की को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। तात्सुमी उनके पास जाता है और उन लड़कों की पैंट के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। उन लोगों की पैंट फट जाती है, इस वजह से वो एम्बैरस होकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं टहलते दौरान उन्हें एक बोर्ड पे दिखाया जाता है कि नाइट रेड के लोगों के फेस रिवील हो रखे हुए होते हैं, पर जिनके अभी तक फेस रिवील नहीं हुए हैं वो सिटी के अंदर बड़े आराम से घूम सकते हैं। इसी वजह से माइनी वहाँ पे शॉपिंग करने लगती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि तात्सुमी उसका एक एरेंड बॉय है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की भीड़ एक जगह जा रही होती है। तात्सुमी पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या होने वाला है। मिनी उसे वहाँ पे लेके जाती है जहाँ पे लोगों को नेल करके रखा हुआ होता है, यानी कि उन्हें लटका दिया जाता है। वो बताती है कि ये वो लोग हैं जो कि एम्परर की बातों को नहीं मानते हैं। एम्परर ऐसा ही करता है और एम्परर को कंट्रोल करने वाला प्राइम मिनिस्टर है।
अब हमें किंगडम के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे कि एक आदमी को वहाँ का एम्परर सजा सुना देता है, वो भी डेथ सेंटेंस, और उसे और कोई नहीं प्राइम मिनिस्टर ही कंट्रोल कर रहा होता है। वो आदमी बताने जा रहा होता है एम्परर को कि आपको प्राइम मिनिस्टर मैनिपुलेट कर रहा है, पर तभी प्राइम मिनिस्टर के लोग उस आदमी को धो डालते हैं, उसका मुंह उसके खुलने से पहले ही बंद करा देते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक ईविल है इस कैपिटल के लिए। उसी दौरान अब हमें लोकल नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो कि काफी सारी लड़कियों को हमेशा परेशान किया करता था, यानी उनको टॉर्चर करके मार दिया करता था। उनका मिशन था लोकल को मारने का, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के एक रिश्तेदारी में ही आता है जो कि लड़कियों को परेशान करता है। मिनी अपनी स्नाइपर गन बाहर निकालती है और उसे मारने वाली होती है कि तासुमी कहता है कि उसके आसपास में काफी सारी इनोसेंट लड़कियां हैं, क्या पता तुम्हारी वजह से वो मर जाए। पर तभी मिनी जो होती है वो अपनी गन का इस्तेमाल कर देती है। उसका स्कोप इतना प्रिसाइज होता है कि सीधा हेडशॉट ही लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब उस आदमी के गार्ड जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो गार्ड 5 होते हैं, पर अभी तक 4 ही गार्ड वहाँ पे नाइट्रेड की टीम के सामने होते हैं। एक गार्ड गायब होता है जो कि मिनी के आगे आ जाता है, जो कि उनका कैप्टन होता है। मिनी उसके ऊपर अपनी गन से फायर तो करती है, पर उसका असर उस पर नहीं होता, क्योंकि वो उसकी हर एक गोली को डॉज करने लगता है। जब वो मिनी के ऊपर अटैक करने वाला ही था कि बीच में तासुमी आ जाता है। तासुमी उसे पकड़ के रख लेता है और वो कहता है कि मिनी तुम अपनी गोली चलाओ, मैंने इसे पकड़ के रखा है। मिनी ऐसा ही करती है, वो गोली चला देती है। उस आदमी के शरीर में एक छेद हो जाता है। तासुमी सांस की राहत भरता है और वही मिनी जो होती है कहती है मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो ब्लश कर रही होती है, पर तभी तासुमी उसके पास आता है और उसके सर के ऊपर एक फिंगर मारता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी भी जान जा सकती थी, पर वो बाल बचा है, यानी कि उसके बाल हल्के से जल चुके हैं। वहाँ पे अकामी, लियोन और बाकी के मेंबर आ जाते हैं। उन्हें वो लड़ता हुआ देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार मिनी अब वहाँ पे तात्सुमी के साथ आराम से बात करने लगी है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है तात्सुमी जो होता है वो बुलाट के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पे अकामे आ जाती है। अकामे अब तात्सुमी को अपने साथ लेके जाती है ब्रेकफास्ट बनवाने के लिए। उसी रात के दौरान उन्हें वापस से एक मिशन मिलता है जिसके अंदर उन्हें एक ऐसे आदमी को मारना था जो कि सिटी के अंदर कत्ल करते हुए घूम रहा था। वो पहले एक एग्जीक्यूशनर रह चुका था जिसका नाम जैंग है। जैंग को प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी सारे लोगों को मारने के लिए कहा था। इस वजह से अब उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है जिसे कि लोगों को मारना ज़रूरी है। उसे उससे प्लेजर मिलता है। उसे मारने के लिए तात्सुमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, पर तभी बुलाट उसके पास आके कहता है कि तुम उसे इस तरह नहीं मार सकते हो। उसके पास एक इंपीरियल रिलिक है। इंपीरियल रिलिक का मतलब वो समझ नहीं पाता और उसी समय माजिंडा बॉस उसे बताती है ये रिलिक एक ऐसे हथियार थे जिसे कि हमारे फर्स्ट किंग ने बनवाया था, जिसकी मदद से हम अपने इस किंगडम को सुरक्षित रख सकें। इसके अंदर ऐसे बीस्ट की ताकतें थी जिनकी मदद से लोगों को एक अद्भुत ताकत मिल सकती थी। इस तरह के 48 रिलिक थे, पर पहली सिविल वॉर के अंदर कुछ रिलिक तबाह हो गए, कुछ खो गए, तो कुछ ऐसे लोगों के पास चले गए जिन्होंने अभी तक अपने पास रख रखे हैं। जैसे कि अभी उनके पूरी नाइट रेड के अंदर हर एक मेंबर के पास एक इंपीरियल रिलिक है। वहीं तात्सुमी कहता है क्या मुझे भी एक इंपीरियल रिलिक मिल सकता है, जिसपे वो कहती है अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो जरूर मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब हमें जैंग को दिखाया जाता है। जैंग उन सब पे नजर बनाए रखा हुआ था कि नाइट रेड के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। उसके अंदर वो तात्सुमी को अपने झांसे में फंसाता है। वो तात्सुमी को उसकी पुरानी फ्रेंड का एक इल्यूजन दिखाता है जिसकी मदद से वो उसे कॉर्नर में लेके आता है और वो अब उस इल्यूजन को बंद कर देता है। जैंग अब तात्सुमी अपनी आंखें देख के उसे दूर हटता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे चाहने वाले को तुम इस तरह इस्तेमाल करो। जैंग उसे बताता है मेरे पास जो इंपीरियल रिलिक है मैं किसी भी चाहने वाले को उसका इल्यूजन दिखा सकता हूँ। और वहीं ये बात सुन के तात्सुमी उसके ऊपर अटैक करता है, पर जैंग उसे इसकी एक और खासियत बताता है कि वो पहले ही लोगों का कभी भी माइंड रीड कर सकता है और उसकी आने वाली मूवमेंट को उसे पहले से पता होता है। और जब वो तात्सुमी को मारने जा ही रहा होता है कि तभी अकामे को पता चल जाता है और अकामे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उन दोनों के बीच में जो फाइट चल रही होती है उसके बीच में तात्सुमी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और जैंग जब उसे खत्म करने वाला था ही कि तभी वहाँ पे अकामे बीच में आ जाती है। अकामे की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, इसलिए जैंग की माइंड रीडिंग किसी भी काम नहीं आने वाली है। फिर भी जैंग अकामे को काफी ज्यादा टक्कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अकामे जो होती है उसको अब सारी जगह रेड दिखने लगती है। वो इल्यूजन होता है जो कि जैंग ने क्रिएट किया होता है। वो कहता है कि अभी तक तुमने जितने को भी मारा है क्या तुम्हें उनकी पुकार नहीं आ रही है। ये सुनकर अकामे से मना कर देती है और वहीं वो अकामे को उसकी बहन का इल्यूजन दिखाता है और उस पे अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी अकामे जो होती है वो अपनी बहन को भी मार देती है। ये देख के अकामे
सबके सामने ज़ैंग कहता है, तुम तो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ रही हो। दूसरी तरफ अब अकामे जो होती है वो ज़ैंग को मार देती है। ज़ैंग मरने से पहले उसे शुक्रिया कहता है कि उसने अभी तक जितनों को भी मारा उसे उनकी पुकारें सुनाई नहीं दे रही है। अगले दिन तात्सुमी वापस से अपने दोस्तों की ग्रेवयार्ड पे आता है। वो वहाँ पे फूल चढ़ाता है और वो दूसरी तरफ अकामे के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अकामे जो होती है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि वो किस तरह का इल्यूजन था, क्योंकि अकामे के सामने तात्सुमी ने उससे पूछा था कि आखिरकार उसने इल्यूजन में तुम्हें क्या दिखाया था। खाना खाते समय अब वो लोग बातें करने लगते हैं कि अब दोपहर का खाने में क्या पकाया जाए, जिसके ऊपर वो काफी देर तक आपस में बात करते हैं और फिर एक डिश को डिसाइड कर लेते हैं जो कि वो अकामे को बता देते हैं। अकामे भी अब उसे बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर हमें पता चलता है कि माजिंडा ने इस बार तात्सुमी की ट्रेनिंग का जिम्मा जो है वो सीलिया को दिया होता है। सीलिया से अब तात्सुमी एक सवाल पूछता है कि तुम्हें ट्रेनिंग के अलावा कुछ और काम भी आता है, जिसके ऊपर वो बताती है नहीं, मैं जो कोई भी काम करती हूँ मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाती, चाहे खाना बनाने से लेके सफाई करने तक हो, चाहे अलग ही काम क्यों ना हो, चाहे कपड़े धोने का, मैं हर किसी में बेकार हूँ। और वो अब अपनी पुरानी लाइफस्टाइल के बारे में बता रही है, यानी कि उसकी लाइफ की स्टोरी जहाँ पे वो हर काम में नाकामयाब होती है। लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, पर उसकी एक प्यारी दोस्त जो कि उसका हर समय हौसला बढ़ा के रखती थी, एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे मारने के लिए आता है। जब उसे मारने जा ही रहा होता ही है कि तभी हमारी सीलिया ने अपनी एक चाकू उठा के उसका मर्डर कर दिया होता है। पर उसके बाद से उसकी फ्रेंड उसे इग्नोर करने लगती है और उस लड़के के होमीज जितने भी थे वो सभी सीलिया के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। वो सीलिया की फैमिली को मार देते हैं, पर वो सीलिया को नहीं मार पाते और सीलिया को पता चलता है कि वो एक ही काम में बढ़िया है, जो कि है मर्डर। और इस बार उसे एक रेबेलियन आर्मी ने रिक्रूट किया और उसके बाद वो नाइट रेड का एक हिस्सा बन गई है। रात के समय अब हमें दिखाया जाता है तात्सुमी को वही इंपीरियल रिलिक जो कि ज़ैंग के पास था वो दिया जाता है, और जब वो उसका इस्तेमाल करता है तब वो कुछ सेकंड तक कुछ प्लॉट देख पाता है। पर तभी जब वो लड़कियां उसके पास आती हैं, वो उन्हें दूर जाने के लिए कहते हैं, तभी वो उस रिलिक को हैंडल नहीं कर पाता। माजिंदा को ये बात पता थी, इसलिए वो उससे वो रिलिक ले लेती है और कहती है जो रिलिक तुम्हारे कंपैटिबल होगा वो रिलिक अब तुम्हें आगे दे दिया जाएगा, जब तक के लिए ये रिलिक रेबेलियन आर्मी के पास भेज दिया जाएगा। और वैसे एक बुक देती है जिसमें इंपीरियल रिलिक के बारे में लिखा था, उसके अंदर काफी सारे इंपीरियल रिलिक के बारे में लिखे थे। वहीं वो बताती है सबसे ज्यादा ताकतवर इंपीरियल रिलिक जिसके पास है वो एस डेथ है, जो कि अभी नॉर्थन टेरिटरीज के पास गई है। दूसरी तरफ अब तात्सुमी को गुस्सा आने लगता है और कहता है इसमें ऐसा कोई भी इंपीरियल रिलिक नहीं है जो कि मुर्दा को जिंदा कर सके। मैं तो ऐसा रिलिक चाहता था। जिसके ऊपर बुलाटो से कहता है अगर ऐसा कोई रिलिक होता तो अभी तक किंग जो है वो मरा हुआ नहीं होता। उसकी बात सुन के वो सैड हो जाता है, वो बाहर चला जाता है। बाहर सीलिया उसे गले लगाती है, उसे शांत कराती है। उसी रात के दिन अब हमें दिखाया जाता है कि अब इंपीरियल कैपिटल के अंदर मिनिस्टर जो होता है वो एश डेथ को बुलाने का जिक्र करता है, क्योंकि नाइट रेड के करतूत अब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, उन्हें रोकना चाहिए। हमारा सीन शिफ्ट होता है, अब हमें तात्सुमी को और लियोन को दिखाया जाता है जो कि सिटी में अपने टास्क पूरा करने के लिए होते हैं, जो कि असैसिनेट का होता है। तात्सुमी लियोन से बिछड़ जाता है और जब वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम सेरियो होता है वो उसे मिलती है, जो कि इंपीरियल पुलिस की ही एक साथी होती है, उसके पास भी एक इंपीरियल रिलिक होता है। वो उसे ढूंढने में मदद करती है लियोन को, वो वहाँ से भाग जाती है। सेरियो के जो ट्यूटर थे वो और को नहीं ओग्रे थे, ओग्रे को नाइट रेड ने मारा था, वो उनसे बदला लेना चाहती है। दूसरी तरफ अब हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि तात्सुमी के साथ एक असैसिनेट मिशन पूरा करने के लिए आई होती है। वो एक ऐसे आदमी को मारने आई थी जो कि लड़कियों का गलत फायदा उठाता है और उन्हें बेच के अपना बिजनेस का काम करता है। इस बार वो दोनों मिलके इन लोगों को मारने के लिए आए थे। वो उनके गैंग के हर एक मेंबर को मारते हैं और जो उनके दो बॉस होते हैं वो उनको बीच में से ही काट देते हैं, उनके दो हिस्से हो जाते हैं और वो अपना मिशन पूरा कर लेते हैं। वो जब रास्ते से जा रहे होते हैं लियोन उसे बताती है कि मैंने एक डॉक्टर को बुला लिया था, वो उन लड़कियों की मदद कर देगा। और उसे वो ये भी बताते हैं सीलिया और मिनी भी एक मिशन के लिए गई थी, वो लोग भी मिशन करके आ रहे होंगे। और उनके दौरान ही हमें दिखाया जाता है जब वो आ रहे होते हैं सेरियो जो होती है उनके ऊपर हमला कर देती है अपने इंपीरियल रिलिक कूरो के साथ में। कूरो उसका डॉग पेट होता है और वहीं वो लोग जब आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं कूरो के ऊपर उनके किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा होता है, वो खुद को बड़े आराम से रीजनरेट कर लेता है। माइनी जो होती है ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। सीलिया बीच में आके अपने रिलिक से उसके अटैक को रोकती है। कूरो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उनसे फाइट करने के लिए। सीलिया कूरो को छोड़ के अब रायू के ऊपर अटैक करने लग जाती है। सारी जो होती है
वो सिल्विया से बड़ी मुश्किल से बच रही होती है। वहीं अब हमें दिखाया जाता है सिल्विया उसके हाथ काट देती है, पर उसके हाथों के अंदर से वेपन निकलते हैं। उस वेपन की मदद से वो सिलिया के ऊपर अटैक करती है, पर सिलिया जो होती है उससे बच जाती है और वो उसके वेपनाइड हैंड को भी काट देती है। जब सीरियो मर रही होती है तब वो कुरो को कहती है, कुरो तुम अपने बिसर्क फॉर्म में आ जाओ। और तभी अब हमें कुरो को दिखाया जाता है जो कि अब एक रेड कलर के मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो माइनी के ऊपर अटैक करता है। माइनी को वो जकड़ के रखा हुआ था, पर तभी सिल्विया उसका हाथ काट देती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि सिल्विया के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जो कि और किसी नहीं सेरियो ने किया होता है अपने वेपन की मदद से। और अब तभी कुरो जो होता है वो सिल्विया को बीच में से काट लेता है। वो उसे खा चुका था। अगल बगल से अब सारे इंपीरियल पुलिस के लोग आ जाते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करने वाले थे कि तभी सिल्विया जो होती है अपने रिलिक का इस्तेमाल करती है और एक फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करती है जो कि बहुत जोर से चमकता है, जिसकी मदद से वो बच के वहाँ से निकल सके। अब सिल्विया जो होती है अपनी आखिरी सांस भरती है और वो मारी जाती है। अब मिनी जो होती है वो वहाँ पे आके अपने नाइट रेड के टीम मेंबर्स को बताती है कि सिल्विया मर चुकी है, इसमें मेरी गलती थी। तात्सुमी उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, अब हम लोग उनसे बदला लेंगे। बुलाट उसके मुक्का मारते हुए कहता है, हम सबको पता है हमारी जान एक दिन जानी है, तुम इस तरह रिएक्ट मत करो। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए, न कि किसी और काम के लिए। और दूसरी तरफ अब एश डेथ भी इंपीरियल कैपिटल में पहुंच चुकी हुई होती है। एश डेथ को देख के एम्परर और प्राइम मिनिस्टर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। एम्परर जो होते हैं एश डेथ को नॉर्थर्न टेरिटरीज पे कब्जा पाने के लिए 10,000 सोने की मुद्राएं देने का वादा करते हैं, और अगर उसे और कुछ भी चाहिए तो वो उससे पूछते हैं। एश डेथ कहती है मुझे हस्बैंड ढूंढना है। उसकी ये बात सुन के वो लोग कहते हैं तो हमारी प्राइम मिनिस्टर खाली बैठे तो हैं, जिसके ऊपर एश डेथ उसके लिए उसे मना कर देती है और वो अपने तरीके से खुद के लिए हस्बैंड ढूंढेगी। दूसरी तरफ अब एश डेथ जो होती है वो एम्परर को नाइट रेड की फिक्र करने के लिए भी मना कर देती है, क्योंकि अब आज से 1 महीने बाद नाइट रेड नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। वो अपने 3 सबसे पावरफुल सबऑर्डिनेट को अब नाइट रेड के लोगों के ऊपर अटैक करने का कह देती है। दूसरी तरफ हमें तात्सुमी को दिखाते हैं जो कि एक कमरे में जाता है। वहाँ पे अकामे होती है। वो अकामे से पूछता है क्या तुम्हें दर्द नहीं होता है। उसकी ये बात सुन के उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब तात्सुमी कहता है कि मुझे पता है तुमने अपने काफी सारे करीबी लोगों को खोया है, इसी वजह से तुम उनके लिए अब इमोशनल नहीं होती हो। अकामे अब उसे जोर से पकड़ लेती है। वो उसे कहती है अगर मुझे दर्द होगा भी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो लोग मर गए हैं वो जिंदा नहीं हो सकते हैं। उसकी ये बात सुन के तात्सुमी जो होता है अब वो कहता है कि अब के बाद कोई भी नहीं मरेगा। ये बात सुन के अकामे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगले दिन वो ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान ब्लड जो होता है वो पीछे से मुक्का मार देता है तात्सुमी के ऊपर। वो कहता है कि एनिमी कहीं पे भी अटैक कर सकता है और कहीं से भी, तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें 2 हाई रैंकिंग नोबल्स को दिखाते हैं जो कि कैरेसेस जा रहे होते हैं। उनकी बातों के दौरान ही वहाँ पे एश डेथ के तीनों सबऑर्डिनेट आ जाते हैं। वो उन दोनों को मार के उनके सिपाहियों को वहाँ पे नाइट रेड का पर्चा फैला देते हैं, जिससे कि ऐसे लगे कि नाइट रेड ने ही इन लोगों को मारा है। नाजिंदा को ये बात पता चलती है। नाजिंदा कहती है एश डेथ के सबऑर्डिनेटों ने हमारे कुछ खास लोगों को मार दिया है। ये दोनों हमारे आने वाले रेवोल्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाले थे, पर उन दोनों की डेथ ने हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट तो किया है, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी लोगों को हमें सुरक्षित रखना है। और वे ये बात बताती हैं कि अब तुम्हें उन लोगों के ऊपर ध्यान रखना है। लियोन जो है एश डेथ का ध्यान रखेगी, बाकी लोग हमारे इंपॉर्टेंट लोगों के पास जाएंगे और उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। अब हमें दिखाते हैं तात्सुमी एक जहाज के पास आ जाता है। उसके साथ बुलाट भी होता है जो कि इन कर्सियों की मदद से, यानी कि उसका इंपीरियल रिलिक एक आर्मर होता है, उसकी मदद से वो छिपा हुआ होता है। वो तात्सुमी से बात करता है और कहता है, और वो अपने उसे पास्ट स्टोरी के बारे में बताता है। उसके पास एक जनरल था जिसको वो अपना मेंटोर और अपना आइडल मानता था, पर उसे झूठे केस के अंदर इंपीरियल कैपिटल ने फांसी की सज़ा दे दी और उसके बाद से उसका उनसे कभी मिलना नहीं हुआ। उसके बाद हमें तात्सुमी को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे फीस्ट में घूम रहा होता है। दूसरी तरफ लियोन एश डेथ को देख रही होती है। एश डेथ का ऑरा काफ़ी ज़्यादा उसको प्रेशर में डाल रहा होता है। दूसरी तरफ अब वो क्रूज शिप चल चुकी थी। एश डेथ के दोनों सबऑर्डिनेट में से एक सबऑर्डिनेट फ्लूट का इस्तेमाल करता है। लोग पैरालाइज होने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उन दोनों के अलावा एक तीसरा सबऑर्डिनेट जो होता है वो बाहर निकल के आता है और वो तात्सुमी से फाइट करने लगता है। तात्सुमी उसके सामने कमजोर पड़ रहा होता है। तभी बुलाट आता है और उसकी एक मुक्का मारता है। वो कहता है कि उसके पास इंप्योर रिलिक है, तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम उससे कभी नहीं जीत सकते हो। पर तभी वो तीसरा सबऑर्डिनेट जिसका नाम डायडारा होता है वो उससे फाइट करने के लिए कहता है।
और बुलाट जो होता है अपने इनकर्सिव का इस्तेमाल करता है। और जब वो उससे फाइट करने वाला होता ही कि बाकी के दो सबऑर्डिनेट तभी आ जाते हैं। वो उनकी लात मारता है, वो डेइदारा को बीच में से काट देता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है बुलाट का मेंटोर यानी कि उसका पुराना जनरल, वो अभी तक जिंदा होता है, जिसका नाम लिवर है। वो उसके सामने आ जाते हैं। इनके सर्कमस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, वरना अपनी ये रियूनियन को अच्छे से सेलिब्रेट करते। पर इस बार बुलाट कहता है कि मैं इस बार आपको एनिमी की तरह देख रहा हूँ। तात्सुमी उन्हें देख रहा होता है, जहाँ पे बुलाट कहता है कि अब मैं को अपने मेंटोर से ही फाइट करनी पड़ेगी। हमें दिखाया जाता है लिवर जो होता है वो अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो वाटर को कंट्रोल कर पा रहा होता है। वो उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है। दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। और वहीं तात्सुमी जो होता है वो फ्लूट वाले से फाइट कर रहा होता है। फ्लूट वाला बंदा तात्सुमी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दूसरी तरफ बुलाट उससे फाइट करते हुए एक वाटर ड्रैगन के बीच में फंस जाता है। लिवर को लग रहा होता है कि बुलाट मर चुका है, पर बुलाट अभी भी जिंदा होता है। वो उसके आगे निकल के आता है। तब उससे वापस से फाइट करने के लिए लिवर अपने वापस से वाटर ड्रैगन का इस्तेमाल करता है, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलाट जब लिवर को मार रहा होता है तभी फ्लूट वाला बंदा आ जाता है। उसकी वजह से उसका अटैक वेस्ट जाता है। तात्सुमी माफी मांगता है कि वो फ्लूट वाले को नहीं रोक पाया। दूसरी तरफ फ्लूट वाला खुश होता है। बुलाट भी अब काफ़ी ज़्यादा अपना स्टेमिना वेस्ट कर चुका था। वो इन कर्सियों को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए वो अब लिवर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर लिवर जो होता है वो हार जाता है, और उसके शरीर से निकल रहा हुआ खून वो उनको ब्लड की तरह इस्तेमाल करता है। वो बुलाट के अंदर ही उन्हें घुसा देता है। बुलाट उन्हें रोकने में कामयाब हो पाता है, पर कुछ को वो नहीं रोक पाता और लिवर मारा जाता है। लिवर मरने से पहले उसे बताता है कि जो ब्लड था इसके अंदर पॉइजन था, तुम भी कुछ समय में मरने वाले हो। तात्सुमी ये बात जान के काफी ज्यादा दुखी होता है। बारिश शुरू हो चुकी थी। फ्लूट वाला बंदा उनके पास आने लगता है और वो अपनी काफी सारी मसल्स को बड़ी कर लेता है। अब वो एक रेसलर की तरह लग रहा होता है। तात्सुमी कहता है कि मैं इसे पहले नहीं हरा पाया, अब मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। अब बुलाट जो होता है उसे अपना इनकर्सियो देता है। इनकर्सियो का इस्तेमाल वो करने से पहले थोड़ा घबराता है, पर वो उसका इस्तेमाल करता है और वो खुद को इनकर्सियो की अपग्रेडेड फॉर्म में बदल लेता है। ये देख के बुलाट काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि कैसे तात्सुमी जो है इनकर्सियो की अपग्रेडेड फॉर्म का इस्तेमाल कर पा रहा है। अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इनकर्सियो का एक ही मुक्के की ताकत फ्लूट वाले बंदे से ज़्यादा होती है और फ्लूट वाला बंदा एक ही मुक्के में मारा जाता है। ये देख के बुलाट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि तात्सुमी को उसने इनकर्सियो दे के एक अच्छा काम किया। वो अपनी आने वाली लेगेसी को एक अच्छे आदमी के हाथ में सौंप सका है। वहीं दूसरी तरफ तात्सुमी के आगे बुलाट मारा जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और रोने लगता है और इनकर्सियो उसके हाथ में था। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कुरोमे को, जो कि अकामे की बहन होती है। उसे कैपिटल में बुलाया गया है किसी मिशन के लिए। दूसरी तरफ अब हमें मिनी को दिखाया जाता है और वो देख पा रही होती है कि सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब बुलाट के बाद उनके ग्रुप में सिर्फ 2 ही लड़के बचे हैं, जो कि लुबॉक और तात्सुमी है। और वहीं मिनी जो होती है ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि तात्सुमी ट्रेनिंग कर रहा है। तात्सुमी कहता है कि मैं अब और अपने लोगों को नहीं खो सकता हूँ। नाजिंदा वहाँ से जाने का कहती है। वो कहती है कि मैं नाइट रेड में कुछ और नए लोगों को लेके आने वाली हूँ। साथ ही में नाजिंदा का एक और मिशन होता है। जितने भी इंपीरियल रिलीक अभी तक उन्हें मिले हैं वो रेवोल्यूशन आर्मी में दे के आना है। और वो जाने से पहले नाइट रेड का कैप्टन जो है वो अकामे को बना के जाती है और लियोन का इन सभी को ध्यान रखने के लिए कहती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वेव नाम के बंदे को दिखाते हैं, जो कि इंपीरियल कैपिटल में आ जाता है। वो पैलेस की तरफ जाता है, जहाँ पे एक रूम के अंदर उसे सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है। वो उससे डर जाता है, पर कुरोमे वहाँ पे आती है और वो बताती है कि वो भी हमारी टीम में है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके वहाँ पे बाकी के लोग आते हैं, जिसमें सेरेयू और डॉक्टर स्टाइलिश नाम का एक बंदा होता है, जिसके बाद में हमें रेन नाम के एक और लड़के को दिखाते हैं। वहाँ पे अब एस डेथ भी आ जाती है। एस डेथ वहाँ पे आते ही उन सभी को कहती है कि तुम लोग यहाँ पे आ तो चुके हो, पर तुम्हें पता है यहाँ पे किस काम के लिए बुलाया गया है। और उन सबसे फाइट करने लगती है। वो लोग उसे हराने में थोड़ा बहुत कामयाब हो पाते हैं, यानी कि उसका वो मास्क तोड़ देते हैं। ये देख के वो उनसे खुश होती है और उसे कहती है कि हम नाइट रेड से पंगा लेने वाले हैं, और वो अपनी टीम को कोट पैंट पहना देती है। उनकी टीम का नाम जैगर्स है। दूसरी तरफ हमें लुबॉक को दिखाते हैं, जो कि तात्सुमी को अपने सीक्रेट अड्डे पे लेके आया होता है। इसी सीक्रेट बेस के अंदर लुबॉक जो होता है वो उसे एस डेथ की क्रुएलिटी के बारे में बताता है, जो कि उन्हें नाजिंदा की मदद से पता चली थी। साउथ वेस्ट की तरफ काफी सारे बार्बेरियंस ने उनके काफी सारे लोगों को मार दिया था। उन्हें मारने के लिए नाजिंदा और एस डेथ को भेजा गया था काफी सारे सोल्जर्स के साथ, पर सोल्जर्स को वहाँ के वातावरण में रहने की आदत नहीं थी। उसी बीच वहाँ के काफी सारे सोल्जर्स मारे गए और इसी का बदला लेते हुए एस डेथ ने वहाँ के जितने भी आदिवासी लोग थे उन सभी को मार दिया। और ये देख के नाजिंदा ने आर्मी को छोड़ दिया। और दूसरी तरफ लियोन जो होती है वो एस डेथ के बारे में सभी चीजें बता देती है
और ये भी बात पता चलती है कि एजडेथ जो है वो खुद के लिए एक हस्बैंड ढूंढ रही है जो कि कैपिटल सिटी का ना हो, जो कि एक मॉन्स्टर से फाइट कर सके और उम्र में छोटा हो। और उस चीज़ में भाग लेने के लिए तात्सुमी जाता है। तात्सुमी के बाद अब हमें ग्राउंड में दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं। तात्सुमी उन्हीं में से एक होता है। वो एक मॉन्स्टर से फाइट करता है और उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में हरा देता है। ये देख के एजडेथ उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और जब उसे तात्सुमी की स्माइल दिखती है तब वो उसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो तात्सुमी के गले में एक पट्टा बांध देती है और उसे खींच के वहाँ से ले जाने लगती है और वो कहती है कि आज से तुम मेरे हस्बैंड हो। ये देख के अकामे, लियोन और लुबोक की शक्ल बनी रह जाती है। वो लोग सोचते हैं कि अब वो तात्सुमी को कैसे लेके आएंगे। कहीं एजडेथ को ये तो पता नहीं चल गया कि तात्सुमी हमारे ही नाइट रेड का एक हिस्सा है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है जैगर्स को। जैगर्स वही टीम है जो कि एजडेथ ने बनाई है नाइट रेड को काउंटर करने के लिए, और वो वहाँ पे तात्सुमी को लेके आई हुई होती है उनकी पावर्स दिखाने के लिए। और वो कहती है अब तुम बस सामने देखते रहना। जहाँ पे हमें सेरियो को दिखाया जाता है, उसे देख के तात्सुमी को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लोग आम लोगों को मारने लगते हैं जिन्हें कि उनकी ट्रेनिंग के लिए वहाँ बुलाया गया था। ये देख के तात्सुमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तात्सुमी कहता है अगर मैंने रेवोल्यूशन आर्मी ज्वाइन कर ली क्या तुम मुझे भी मार दोगी। उसकी ये बात सुन के वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कमरे के अंदर तात्सुमी को दिखाया जाता है। एजडेथ नहा रही होती है और वो नहा के बाहर आती है। वहीं तात्सुमी बैठा हुआ होता है। अब एजडेथ उसे किस कर लेती है और उससे बातें करने लगती है। पर तभी वहाँ पे तात्सुमी कहता है कि मैं रेवोल्यूशन आर्मी ज्वाइन करने वाला हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम मुझे मार दोगी। वो उसके मुंह पे चाटा मारती है और कहती है सिर्फ तुम अपनी बकवास बंद रखो, आज से तुम मेरे हस्बैंड हो। ये कहने के बाद वो उसे लिक भी करती है। पर तात्सुमी से कहता है अगर मैं यहाँ से भाग गया तो तुम क्या मुझे पकड़ने वाली हो। उसकी ये बात सुन के एजडेथ जो होती है उसे कहती है तुम यहाँ से भाग के जा ही नहीं सकते, अगर तुम यहाँ से भाग के गए तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो उसे कैद करके अपनी जैगर्स के पास लेके जाती है और वो जैगर्स से पूछती है मुझे इसका दिल जीतना है, इसका दिल जीतने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मास्क मैन आदमी बोल्स कहता है कि तुम बस इससे प्यार करो और ये अपने आप तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा, उसके बाद तुम इससे कुछ भी करवा सकती हो। अब हमें तात्सुमी को दिखाया जाता है वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ आता है जहाँ पे कुरोमे होती है। कुरोमे से वो बात करते हुए पूछता है कि अकामे तुम्हारी सिस्टर है, जिसके ऊपर वो बताती है कि यहाँ पर वो मेरे लिए एक ट्रेटर है, मैं उसे अपने इन्हीं हाथों से जान से मारना चाहती हूँ। तो दूसरी तरफ अब एजडेथ भी वहाँ पे आ जाती है। एजडेथ जो होती है वेव और तात्सुमी को एक ग्रुप में डालती है और खुद और कुरोमे के साथ एक दूसरे ग्रुप में होती है। उन्हें एक मिशन पे जाना था। अब हमें दिखाया जाता है वेव और तात्सुमी दोनों मिशन के लिए निकल गए थे और मिशन के दौरान ही तात्सुमी को एक मौका मिल जाता है जहां से वो वेव को बिना बताए वहां से निकल सके। वो ऐसा ही करता है, वो अपने इनकर्सिव का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वेव को जो भी बात पता चलती है वो भी अपने एक अपग्रेडेड इनकर्सिव जैसे इंपीरियल रिलिक का इस्तेमाल करता है और उसका पीछा करने लगता है। उसे तो एक बंदा दिख जाता है जिसने कि एक इंपीरियल रिलिक पहना था। उसे पता चल चुका था कि नाइट रेड का बंदा है। तात्सुमी ने इनकर्सिव का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो पता नहीं लगा पा रहा था कि ये तात्सुमी है। उनके बीच में फाइट होती है और फाइट के दौरान तात्सुमी जो है इनविजिबल होने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो वेव से बच जाता है और पानी के जरिए बाहर निकल के आता है। दूसरी तरफ अब जैसे ही उसके ऊपर से इनकर्सिव हटता है तभी वहाँ पे एक बहुत ताकतवर बीस्ट आ जाता है और जैसे ही उसे लग रहा होता है कि उसका अंत नज़दीक है, उसी समय वहाँ पे अकामे आ जाती है जो कि अपने स्वॉर्ड से उसे मार देती है। और जब उन दोनों के बीच में एक प्यार वाला मोमेंट बन ही रहा होता है कि तभी लुबोक बीच में आ जाता है और उन दोनों को लेके वहाँ से हाइड आउट की तरफ अपने निकल जाता है। अब हमें एजडेथ के रूम को दिखाया जाता है जहाँ भी वो वेव को सजा दे रही होती है और वो अपने बाकी साथी को कहती है तात्सुमी अगर तुम्हें जिंदा मिल जाए तो तुम उसे जिंदा ले आना, अगर सिचुएशन अलग हो तब तुम उसे मार भी सकते हो। उसकी ये बात सुन के वेव हैरान था। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है अकामे को। अकामे अपनी बहन के बारे में बताती है जब उसने इंपीरियल कैपिटल छोड़ा था तब उसने खुद को उसका दुश्मन मान लिया था और वो अपने हाथों से ही मुझे मारना चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने उन लोगों को धोखा दिया है पर मैं सही के साथ हूँ और ये बात उन्हें हजम नहीं होती है। अकामे उन सबसे वादा करती है कि वो एजडेथ को अपने हाथों से मारेगी। रात के समय हमें डॉक्टर स्टाइलिश को दिखाते हैं जो कि अपने कन्वेंशन की मदद से अब नाइट रेड की हाइड आउट पे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है लियोन को जो कि मुंह धोने बाहर आती है पर डॉक्टर स्टाइलिश के एक आदमी ने उसे मार दिया होता है। अब डॉक्टर स्टाइलिश अपनी पूरी गैंग को आगे भेज देता है हाइड आउट के अंदर, जहाँ पे नाइट रेड के हाइड आउट के अंदर लुबोक के ऊपर एक बंदा अटैक करता है पर वहाँ पे लुबोक उसे हराने की कोशिश करता है। वो बंदा फिजिकली बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है पर वो लुबोक के सामने कमजोर पड़ जाता है। तभी वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं पर तभी वहाँ पे एंट्री अकामे की भी हो जाती है जो अपने स्वॉर्ड से उन सभी को मार देती है।
कुछ ही समय बाद हमें डॉक्टर स्टाइलिश के एक सबॉर्डिनेट को आता हुआ दिखाया जाता है जिसके पास इंपीरियल रिलिक होता है और वो इंपीरियल रिलिक वाला बंदा अकामी से 1v1 फाइट करने की कहता है। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो दूसरी तरफ अब हमें हाइड आउट के बाहर दिखाया जाता है। तात्सुमी जो होता है इनकर्सिव का इस्तेमाल करता है और वो आर्मर पहन के बाहर उन लोगों से सबसे फाइट करने लग जाता है, पर उसके सामने एक बंदा जिसके पास सीलिया का इंपीरियल रिलिक होता है, वो उसे देख के उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है अगर तुम मुझे इंपीरियल रिलिक दे दो तो मैं शायद से तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, पर वो ऐसा नहीं करता है। उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, पर तभी वहाँ पे माइन भी आ जाती है। माइन जो कि सीलिया का इंपीरियल रिलिक देख के उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उस आदमी के ऊपर जो उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो अपने इनकर्सियो पंपकिन का इस्तेमाल करती है और एक काफी बड़ा ब्लास्ट करती है जिसकी वजह से वो बंदा उसी समय एशेस में बदल जाता है। डॉक्टर स्टाइलिश को पता चलता है कि नाजिंदा यहाँ पे आ चुकी है और नाजिंदा एक बहुत बड़े फ्लाइंग मॉन्स्टर पे आ रही होती है दो नए लोगों के साथ जो कि नाइट रेड के हिस्सा होने वाले हैं और अपने हाइड आउट की तरफ बढ़ने लगती है। हाइड आउट में अब अकामे जो होती है उस इंपीरियल रिलिक वाले बंदे के एक एक करके हाथ और पांव काटने लगती है और एट दी एंड उसकी ब्लेड की कर्ज की वजह से वो आदमी वहीं पे मारा जाता है और वहाँ पे लुबॉक उसकी छाती के आर पार अपने कॉकटेल को कर देता है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाते हैं माइनी को पता चल चुका था कि नाजिंदा वहाँ पे आ चुकी है। अब माइनी के ऊपर एक बंदा अटैक करता है, पर तभी लियोन बीच में आ जाती है और वो उसके मुंह पे एक लात जड़ देती है और उसे वो पूरे तरीके से खत्म भी कर देती है। ये देख के तात्सुमी और माइन खुश होते हैं। अब पूरी नाइट रेड की टीम बाहर आ जाती है और तभी उन्हें चारों तरफ से डॉक्टर स्टाइलिश के लोग घेर लेते हैं और वो लोग एक गैस का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से अब नाइट रेड के सभी लोग बेहोश होने लगते हैं, बस तात्सुमी को छोड़ के, क्योंकि तात्सुमी अभी इनकर्सियो के आर्मर के अंदर था, वो अभी तक बेहोश नहीं हुआ होता। तात्सुमी को पता था कि अब कोई भी उससे फाइट नहीं कर सकता है, वो अपने टीम में अकेला है जो कि जाग रहा है, उसे ही फाइट करनी होगी। पर तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि नाजिंदा का एक और सबऑर्डिनेट होता है। वो वहाँ पे आते ही उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। डॉक्टर स्टाइलिश को ये बात पता चल जाती है और वो उन सभी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। बंदे का नाम सुसानो होता है जो कि वापस से रीजनरेट खुद को कर लेता है। वो एक ऑर्गेनिक इंपीरियल रिलिक है जो कि कभी नहीं मर सकते हैं। दूसरी तरफ वो माइनी को सेव करता है। नाजिंदा अब अपने बीस्ट के साथ उनके ऊपर आ जाती है जहाँ पे वो डॉक्टर स्टाइलिश के ऊपर अपने बीस्ट की मदद से अटैक करती है, पर तभी डॉक्टर स्टाइलिश के सामने सुसानो आ जाता है और वहीं डॉक्टर स्टाइलिश खुद के ऊपर एक ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेता है जिसकी मदद से वो खुद को एक मॉन्स्टर में तब्दील कर लेता है। उससे सुसानो को फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब तात्सुमी आगे जाने का फैसला करता है। अकामे उसे खुद को साथ ले जाने का बोलती है। तो दूसरी तरफ अब हमें फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर माइनी को दिखाते हैं जो कि अपनी गन की मदद से डॉक्टर स्टाइलिश को डिस्ट्रैक्ट करती है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं तात्सुमी उसी चीज का फायदा उठाता है और अकामे की उस ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर स्टाइलिश को मार देता है और कर्ज की वजह से डॉक्टर स्टाइलिश मारे जाते हैं। अब हमें नाइट रेड के दूसरे मेंबर चेल्सी को दिखाया जाता है। चेल्सी जो है वहाँ पे आते ही माइनी का मजाक उड़ाने लगती है और वहीं दूसरी तरफ नाजिंदा बताती है कि चेल्सी के पास उतना ही बैटल एक्सपीरियंस है जितना अकामे के पास है। तो दूसरी तरफ सुसानो जो होता है अब पेड़ काट के घर बनाने लगता है, साथ में वो खाना भी बनाता है। नाजिंदा उन लोगों को बताती है कि जहाँ पे सुसानो बैटल में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो बाकी के कामों में भी अच्छा है। ये इस तरह का इंपीरियल रिलिक है जो कि अपने ओनर को प्रोटेक्ट करता है और उनके लिए हर एक तरीके का काम करता है। अब उसी समय हमें पैलेस में दिखाया जाता है जहाँ पे कि रन वहाँ पे आता है एशडेथ के पास और उसे बताता है कि डॉक्टर स्टाइलिश नहीं मिल रहे हैं, शायद से वो मर चुके हैं। सीरियो को जब ये बात पता चलती है वो रोने लगती है कि उसके दोनों शुगर डैडी अब खत्म हो गए हैं। अब हमें नाइट रेड के हाइड आउट को दिखाया जाता है जहाँ पे नाजिंदा उन सभी को कहती है कि तुम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, हमारे एनिमी अब ताकतवर है। नाजिंदा अब सुसानो को फ्लेक्स करने लगती कि अभी तक सुसानो सिर्फ सो रहा था, पर उसके जाते ही वो जाग गया और उसका इंपीरियल रिलिक बनने के लिए तैयार हो गया, जिसपे सुसानो हाँ बोल देता है और वो बताता है कि नाजिंदा मेरे पुराने जर्नल की तरह ही लगती है, जिसपे लियोन और तात्सुमी को हंसी आने लगती है कि नाजिंदा को एक आदमी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। नाजिंदा उन दोनों को अच्छा सबक सिखाती है। तो दूसरी तरफ लुबॉक और माइनी बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे एक बिल्ली आके माइनी का केक उठा लेती है जो कि चेल्सी होती है। चेल्सी की पावर हमें पता चलती है कि चेल्सी किसी का भी रूप ले सकती है अपने इंपीरियल रिलिक की मदद से। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि तात्सुमी जो होता है वो लियोन के साथ मिलके काफी सारे ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। लियोन को ये बात पता चलती है कि अब तात्सुमी जो है वो बुलाट के जितना ताकतवर होने वाला है। अब नाजिंदा चेल्सी से उनकी टीम के बारे में पूछती, जिसपे चेल्सी बताती है टीम स्ट्रेंथ में तो ज्यादा अच्छी है, पर मुझे लगता नहीं है ज्यादा समय तक टिकने वाले हैं। जैसे कि इनके बाकी के मेंबर्स के पास स्ट्रेंथ तो थी पर उतना दिमाग नहीं था, इसलिए वो मारे गए। उसकी ये बात उन्हें काफी ज्यादा बुरी लगती है। रात के समय माइन और लुबॉक जो
होते हैं तात्सुमी को उसके लिए भड़काने लगते हैं और उसे डराने का प्लान करते हैं और तात्सुमी इसके लिए मान जाता है। उसके पास और कोई चारा नहीं बचता है। अब जब चेल्सी जो होती है जो बात ले रही होती है, वहाँ पे तात्सुमी जो होता है इनविजिबल होने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे वो चेल्सी को डराने तो गया था, पर वहाँ पे चेल्सी नहीं बल्कि सुसानो होता है। सुसानो से देख के कहता है मुझे पता था कि तात्सुमी तुम ही हो ये, क्योंकि तुम्हारा ऑरा बड़े आराम से ही हर कोई देख सकता है। तुम अपने ऑरा को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम्हें कोई भी पकड़ सकता है। और वो उसके सर के ऊपर अपना हाथ मारता है, पर जैसे ही तात्सुमी सामने देखता है तब वहाँ पे चेल्सी आ जाती है। चेल्सी ने अपने इंपीरियल रिलिक का इस्तेमाल किया था खुद का बेस बदलने के लिए, और चेल्सी उसे ये भी बताती है कि उसने उनके लिए वो बुरे शब्द ऐसे ही नहीं बोले थे। उसकी पुरानी वाली टीम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, पर उनके लास्ट मिशन के दौरान वो मारे गए और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने बाकी के कॉमरेड्स को भी इस तरह खो दूँ। उसकी ये बात सुन के तात्सुमी हैरान था। वहीं दूसरे दिन अब हमें दिखाया जाता है एक घर के ऊपर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं और उनको मार देते हैं। ये बात इंपीरियल कैपिटल तक पहुंच जाती है कि अब काफ़ी अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स इस सिटी के अंदर घूम रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एश डेथ को उन्हें मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। उनमें से एक दो को एक्सपेरिमेंट के लिए भी लेके आए। सिटी के अंदर कुछ मर्चेंट पे वो मॉन्स्टर अटैक तो करते हैं, पर पॉज जो होता है वो वहाँ पे आता है, उन्हें मार देता है। सीरियो भी उसकी मदद करती है, पर मर्चेंट जो होते हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो सीरियो को शुक्रिया कहते हैं। वेव कहता है कि उन लोगों को शर्म नहीं आती कि वो हमारे एक टीम मेंबर को इस तरह जज कर सकते हैं उसकी अपीयरेंस पे, जिस पे कुरोमे जो होती है वो कहती है वेव तुमने भी ऐसे ही किया था, जिसके ऊपर वो फाइट करने लगता है। पर तभी वहाँ पे पॉल्स की बीवी आ जाती है अपने बच्चे के साथ। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है तात्सुमी जो होता है जो कि सुसानो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। सुसानो तात्सुमी को बताता है कि तुम्हें हमेशा एनिमी का एक वीक पॉइंट ढूंढना चाहिए। उसके लिए तात्सुमी से शुक्रिया कहता है और उसे अपनी ही टीम का एक मेंबर उसे बताता है। और जब उन दोनों के बीच में बात चली रही थी, अकामे आ जाती है। अकामे उन्हें अपने हाइड आउट की तरफ लेके जाती है और बीच रास्ते में उन्हें बताती है कि अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स अब सिटी के अंदर घूम रहे हैं। नाजिंदा बताती है कि ये मॉन्स्टर वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है, इंसानों को मारते हैं और हमें इनसे लोगों को बचाना होगा। वहीं दूसरी तरफ चेल्सी जो होती है वो कहती है जैगर्स का काम है, ये काम जैगर्स को ही करना चाहिए, हमें बेफालतू में मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। वहीं तात्सुमी कहता है हम अगर असैसिन्स हैं तो क्या हुआ, हम लोगों की सेफ्टी के लिए ही असैसिनेट करते हैं लोगों को, और अगर लोग इस तरह इन मॉन्स्टर से खतरे में रहेंगे तब हम कैसे खुद को नाइट्रेट का मेंबर कह सकते हैं। उसकी मोटिवेशनल स्पीच को सुसानो बीच में इंटरप्ट कर देता है, ये कह के कि तात्सुमी तुम्हारी चैन खुली हुई है। अब उसकी मोटिवेशन स्पीच जो होती है बाकी सभी लोगों के लिए एक मजाक का पात्र बन के रह जाती है। अकामे भी उसकी बेइज्जती करती है, साथ में लुबोक भी। अब कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। दूसरी तरफ नाजिंदा जो होती है वो चेल्सी से कहती है चेल्सी तुम ये देख सकती है टीम कितनी ज्यादा अच्छी है, जिसपे चेल्सी बताती है ये लोग काइंड है, पर किसी दिन ये लोग तात्सुमी की वजह से मौत के मुंह में चले जाएंगे। तो दूसरी तरफ हमें एश डेथ को दिखाती है। रन आके बताता है कि वो मॉन्स्टर शायद से डॉक्टर स्टाइलिश के ही कुछ एक्सपेरिमेंटल पपेट हो सकते हैं, और ये बात एश डेथ सुन रही होती है। अब रात के समय लुबॉक और तात्सुमी जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। तात्सुमी जो होता है चलते चलते पूछता है लुबॉक तुम आखिरकार नाजिंदा बॉस को नाजिंदा कह के क्यों बुलाते हो। उसकी ये बात सुन के अब उसे लुबॉक बताता है कि वो इंपीरियल कैपिटल में एक अमीर आदमी का तीसरा बेटा था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी जिंदगी में प्यार नहीं था। पर जब नाजिंदा सिटी के अंदर एक जनरल बन के आई तब उसका दिल उसके ऊपर आ गया। उसने अपने ये सारा काम छोड़ के आर्मी ज्वाइन कर ली और उसकी अंडर में आ गया। पर जैसे ही नाजिंदा ने आर्मी छोड़ी उसने भी आर्मी छोड़ दी और उसके साथ नाइट रेड में चला गया। उनकी बातें वहीं खत्म होती है। तात्सुमी इन कर्सियों का इस्तेमाल करता है, पहाड़ की चोटी पे आ जाता है मॉन्स्टर्स को देखने के लिए। अब एश डेथ जो होती है वो भी अपनी एक फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर लोगों की पेट्रोलिंग कर रही होती है। उसे चोटी पे एक बंदा दिखता है, वो उस पर अटैक करने के लिए जाती तो है, पर तात्सुमी को सामने देख के उसका दिल एकदम लट्टू हो जाता है। तात्सुमी आखिरकार उसे मिल गया, पर कुछ मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। एश डेथ उन्हें एक ही झटके में मार देती है। तात्सुमी कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जब वो दोनों एक दूसरे को गले लगा ही रहे होते हैं कि तभी एश डेथ उससे पूछती है तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो। तात्सुमी उसे बताता है कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। उसका एटीट्यूड एश डेथ को पसंद आता है, पर तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है। वो एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस का इस्तेमाल करता है और उन्हें एक आइलैंड पे टेलीपोर्ट कर देता है। अब एश डेथ उसे बताती है कि काफ़ी सारे इंपीरियल रिलिक होते हैं, जिसके अंदर उसके पास जो इंपीरियल रिलिक था वो टाइम एंड स्पेस का था, वो हमें कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है। पर अब तुम चिंता मत करो, हम जल्दी अपने घर के लिए चले जाएंगे। और वो अपनी आइस की टेक्निक का इस्तेमाल करती है। वो ऊपर से जायजा लेती है कि वो एक टापू के ऊपर है, चारों तरफ पानी है, ये इनके लिए एक पिकनिक स्पॉट है। पर तभी एक मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है
वो डॉक्टर स्टाइलिश की तरह लग रहा होता है। तासुमी को ये बात पता थी, तो दूसरी तरफ एशडेथ जो होती है उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो मर नहीं रहा होता है। वो अपनी एक और ट्रिक का इस्तेमाल करती है जिसकी मदद से वो उसे मार सके। वो उसे एक चीज में काबू करके रख पाती है। उतनी ही देर में तासुमी जाता है, अपने स्वॉर्ड से उसको मार देता है, और दूसरी तरफ वापस से एशडेथ जो होती है एक और मॉन्स्टर जो वहाँ पे आया हुआ होता है उसके ऊपर आइस का इस्तेमाल करके उसे मार देती है। तासुमी खुद से ही सवाल पूछता है कि अकामे कैसे सच में मार सकती है, काफी ज्यादा पावरफुल है। अब आइलैंड के ऊपर उनके दिन धीरे धीरे करके कटने लगते हैं, और उसी बीच वो लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा बातें भी करते हैं। और एक दिन रात के समय वहाँ पे एक पोर्टल खुलने लगता है। अब वहाँ पे एशडेथ उसे बताती है शायद से हम वापस जा सकते हैं, और वहीं तासुमी को अब एक मौका मिल जाता है इसके बारे में और जानने के लिए। उसके पास्ट लाइफ के बारे में वो उससे पूछता है, जिसके ऊपर एशडेथ उसे बताती है कि वो पहले एक नॉर्थर्न टेरिटरीज के एक छोटे से विलेज के अंदर रहती थी। उसके फादर वहाँ के हेड थे, पर नॉर्थर्न टेरिटरीज के सबसे ताकतवर ग्रुप ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उसके फादर और उसके पूरे विलेज के लोगों को सबको मार दिया। उसने जब से ही खुद को ताकतवर बनने का फैसला ले लिया। उसकी बात सुन के तासुमी कहता है शायद से अब तो एशडेथ ने नॉर्थर्न टेरिटरीज के सभी लोगों को मार दिया है, शायद से उसका रिवेंज पूरा हो गया, इसने शायद ये रिवेंज के लिए ही किया था। जिसके ऊपर एशडेथ उसे मना करती है। वो कहती है मैं ये रिवेंज के लिए नहीं की थी, बल्कि मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ। सारे कमजोर लोगों को वो मार देना चाहती है। उसकी बात सुन के उसे लग रहा होता है ये साइको है, और वो उसके इंपीरियल लेग के बारे में पूछता है, जिस पे एशडेथ उसे बताती है कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने उसे एक इंपीरियल लेग चुनने का मौका दिया था, और एशडेथ ने भी एक ऐसा इंपीरियल लेग चुना था जिसने काफी लोगों की जान ली थी, जो कि एक मॉन्स्टर्स का खून था। उसके इस्तेमाल करके वो खुद की पावर को इंक्रीज कर सकती थी। उसने ऐसा ही किया, उसने उस रिलिक को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया, जिसकी मदद से उसे इस तरह की पावर मिली जो कि अभी तक की सबसे ताकतवर पावर है। और दूसरी तरफ उसी समय वहाँ पे वो पोर्टल बनने लगता है। उस पोर्टल के अंदर सबसे पहले तासुमी चला जाता है और अपने इनकर्सिव का इस्तेमाल करके वो उसी स्पॉट पे छिप जाता है, जिसकी मदद से एशडेथ उसे न ढूंढ सके। एशडेथ को जब तासुमी नहीं मिलता है वो वहाँ से चली जाती है, और अब हमें तासुमी को दिखाया जाता है। तो दूसरी तरफ चेल्सी जो होती है अब वो एक अमीर आदमी के पास आती है और उसे एक निडल से मार देती है। एक वो बिल्ली बन के छिप जाती है जहाँ पे कुरोमे और वेव आके उसे नहीं ढूंढ पाते, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ अब हमें नाजिंदा को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग तासुमी का मजाक उड़ा रहे होते, जहाँ पे वो एशडेथ के साथ मजे ले रहा था, बाकी लोग अपनी जिंदगी दाव पे लगा के लोगों को मार रहे थे। नाजिंदा अब वहाँ पे आती है और उन्हें अपना पहला मिशन बताती है, जो कि रेवोल्यूशन के अंदर एक अहम हिस्सा निभाने वाला है, जो कि है पाथ ऑफ पीस के लोगों को अपने साथ मिला लेना। क्योंकि पहले हम एक एग्जाम्पल देख चुके हैं जो कि नॉर्थर्न टेरिटरीज का था। वो अकेले ही जैक इंपीरियल पैलेस के आगे बगावत करने लगे और वो लोग हार गए। इस बार हम पाथ ऑफ पीस के साथ मिल जाएंगे, जिसकी मदद से हम इंपीरियल पैलेस को पूरे 3 जगह से घेर सकते हैं। इसकी मदद से हम प्राइम मिनिस्टर को मारने का एक मौका मिलेगा और नाइट रेड इसी का इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर को मार देगा। इसकी मदद से हम हमारी करप्शन वाली सरकार को बड़े प्यार से हटा सकते हैं। ये बात सुन के सभी को ये प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके लिए सभी लोग तैयार होते हैं और वो वादा करते हैं कि ये मिशन हम फेल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ रन एशडेथ के पास आता है और वो उन्हें बता देता है कि नाइट रेड के लोगों का पता चला है, वो ईस्ट की तरफ थोड़ी हलचल कर रहे हैं। अब जैगर्स जो होते हैं उनसे फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि नाजिंदा को ये बात पता चल चुकी थी, एशडेथ अपने टीम के साथ निकल चुकी है। पर नाजिंदा और उसकी पूरी टीम तो पिकनिक जा रखी थी। वो उन लोगों ने एक ट्रैप बिछाया हुआ था येगर्स के लिए। तो दूसरी तरफ येगर्स जो होते हैं एशडेथ को पता चल चुका था कि ये एक तरीके का ट्रैप है, इसलिए वो अपनी टीम में से आधे लोगों को वहाँ पे भेजते जहाँ पे कि नाइट रेड की लोकेशन थी, और बाकी के लोग नाजिंदा को ट्रैक करने के लिए जाएंगे। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है येगर्स की टीम को। येगर्स की टीम में से पोल्स, वेव और कुरोमे जो होती है वो नाइट रेड की टीम की तरफ बढ़ रही होती है। बीच रास्ते में एक स्क्रैकक्रो खड़ा होता है। तो दूसरी तरफ माइन जो होती है वो कुरोमे के ऊपर अपनी गन से निशाना लगाती है, पर कुरोमे जो होती है उसकी उस बुलेट को बड़े ही प्यार से डॉच कर लेती है। ये देख के माइन घबरा जाती है कि आखिरकार इतना ज़्यादा एजिलिटी वाला पर्सन यहाँ पे कैसे हो सकता है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है वो जो स्क्रैकक्रो होता है वो भी वहाँ से बाहर निकल के आ जाता है। उसके अंदर सुसुनो होता है। सुसुनो जो होता है वो वेव को अपनी वेपन की मदद से दूर फेंक देता है। उतनी ही देर में नाइट रेड्स के बाकी के लोग आ जाते हैं। क्रोमे अपनी सिस्टर को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है बड़ी बहन आखिरकार तुम आ गई। वो अपनी ब्लेड की मदद से काफी सारे अनडेड्स को बाहर निकाल लेती है, जिसमें एक बहुत बड़ा स्केलेटन ड्रैगन भी होता है। अकामे उससे फाइट करने के लिए जाती तो है, पर अकामे को बीच में रोक लिया जाता है। सुसानो जो होता है उस स्केलेटन ड्रैगन से खुद फाइट करने का फैसला करता है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कुछ नए चेहरे वहाँ पे आ जाते हैं जो कि नाइट रेड से फाइट करने लग जाते हैं।
और हमें अब ये भी दिखाया जाता है कि वो सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो नाइट रेड्स को एक अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। तासुमी एक गोरिल्ला से फाइट कर रहा होता है, उसकी ताकत उसी के ही बराबर होती है। दूसरी तरफ नाजिंदा से एक वाइब वाला पर्सन फाइट कर रहा था। अकामे पूछे कि आखिरकार तुमने ऐसे लोगों को कहाँ से रिक्रूट किया। कुरोमे जिसपे बताती है कि वो लोग हैं जिनको मैंने मार दिया था, ये काफी ज्यादा स्किल्स पर्सन थे, इसलिए मैंने इन्हें वापस से जिंदा किया और इन्हें अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा लिया। तासुमी चूंकि एक डॉपलगैंगर से फाइट कर रहा होता है, उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है उससे फाइट करने में। इसी वजह से वहाँ पे चेल्सी आती है जो कि उसी बंदे के एक किसी दोस्त के चेहरे में बदल जाती है और से उस चीज का फायदा उठा के मार देती है। इसकी मदद से तासुमी बच जाता है जो कि चेल्सी को शुक्रिया कहता है और वह गोरिल्ला से फाइट करके उसे भी हरा देता है। कुरोमे को ये बात पता चलती है कि नाइट रेड्स के सभी लोग एक एक करके उसके सारे कॉर्प्स वाले बंदे को मार रहे हैं और ये बात उसे काफी ज्यादा सताने लगती है क्योंकि अब वो सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो चुके हैं। और कुरोमे जो होती है वहां से बच निकलने का एक फैसला करती है क्योंकि वो लोग अब इन लोगों से नहीं जीत सकते थे और वो पोल्स को ब्लास्ट करने के लिए कहती है। पोल्स जो होता है अपने ऊपर एक कंटेनर को ब्लास्ट कर देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी मदद से वो सभी लोग भाग जाते हैं। दूसरी तरफ पोल्स जो कि जंगल में होता है, उसे एक लड़की काफी ज्यादा इंजर्ड मिलती है। वो उसको थोड़ा बहुत ठीक करता है पट्टी लगा के, पर तभी वो लड़की जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थी वो चेल्सी में बदल जाती है और वो पोल्स को मार देती है। पोल्स को मारने के बाद वहाँ पे लुबॉक आता है। लुबॉक कहता है कि आखिरकार तुम्हारे अब क्या सोचा है। वो कहती है मैं पोल्स की शक्ल बना के कुरोमे से फाइट करूंगी और उसे हरा दूंगी। उसकी बात सुन के लुबॉक उसे जाने से मना करता है पर चेल्सी नहीं मानती है। वो पोल्स के चेहरा ले लेती है और वो कुरोमे को ढूंढने लगती है। कुरोमे एक जगह पे बैठ के अपने पास्ट की बातें याद करने लगती है जब वो अपनी सिस्टर के साथ थी, जब आर्मी के लोग उन पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे, वो ट्रेनिंग दिया करते थे। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है नाइट रेड्स को जो कि अपने ऊपर पट्टियां लगा रहे थे। दूसरी तरफ जब नाजिंदा को ये बात पता चलती है कि जो चेल्सी जो है वो कुरोमे से फाइट करने के लिए गई है, इसलिए नाजिंदा अपने 2 होनहार लोगों को उससे बचाने के लिए भेज देती है। और वहीं दूसरी तरफ तासुमी जो होता है उसे बचाने के लिए निकल जाता है। चेल्सी एक मौका ढूंढ रही होती है कि कब कुरोमे को वो मार सके। उसके पास कुछ मौके होते हैं पर वो मौके पे उसको ज्यादा पता नहीं होता है कि मैं उसमें पास होंगी या फेल, इसलिए वो उस पर अटैक नहीं करती है। बीच रास्ते के दौरान कुरोमे की हालत खराब होने लगती है। उस चीज का फायदा चाल से उठाती है और चेल्सी उसके ऊपर अपने निडल से अटैक करती है। अब हमें चेल्सी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हायर अप्स ने उसके फादर का जीना हराम कर दिया था, उन्हें मार दिया गया था। उसके घर के अंदर से एक इंपीरियल रिलिक मिलता है, उसकी मदद से उसने उस हायर अप को मार दिया था और अब वो ऐसे लोगों की मदद करना चाहती थी जो कि मुसीबत में है। अब उसे लगता है कुरोमे मर चुकी है, वो जाने लगती है पर तभी कुरोमे जागती है। अपनी स्वॉर्ड की मदद से वो वहाँ पे अपने दोनों कॉर्प्स को बुला लेती है जो कि चेल्सी को एक ही झटके में मारने लगते हैं। चेल्सी को लगता है कि ये भी उसका अंत है। वो चाहती थी वो कुरोमे को मार सके और उसे तासुमी एडमायर करे, पर उसकी हालत तो अलग ही हो गई जो उसने सोचा था उससे। दूसरी तरफ तासुमी उसे ढूंढने लगता है। जंगल से ढूंढते हुए वो कैपिटल के अंदर आ जाता है। कैपिटल के बीच चौराहे पे वो देख पा रहा होता है लोगों की भीड़ होती है जो कि किसी को देख रहे होते हैं। तासुमी भी देखता है कि वहाँ पे चेल्सी का सर है जो कि हैंग हो रखा हुआ होता है एक पोल के ऊपर। उसे चेल्सी की याद आने लगती है पर वो अपने मिशन को नहीं भूल सकता था और वो अब सीधा ईस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। एश डेथ भी जाती है जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर का वही अंडरकवर एजेंट उन्हें मिलता है जो कि पाथ ऑफ पीस का एक एडवाइजर है जिसे कि वो यहाँ पे बचाने के लिए आई हुई होती है। उसका नाम बॉलिक होता है। बॉलिक की खुद की एक आर्मी होती है जिसकी मदद से वो खुद को बचाने का वादा कर सकता है। दूसरी तरफ अब वो एश डेथ को कहता है कि तुम्हारा काम यहाँ पे नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पे रुक सकती हो। और तभी वो लोग जो होते हैं जो कि बॉलिक की मदद कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, तुम हमारी चिंता मत करो। उतनी देर में कुरोमे बेहोश हो जाती है। कमरे के अंदर उसकी आंखें खुलती, एश डेथ वहाँ पे आती है। उसे पता चलता है कि चेल्सी के निडल ने उसके ऊपर काफी ज्यादा असर किया है, पर चेल्सी की उस निडल से कुरोमे बताती है कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एश डेथ उसका जायजा भी लेती है और उसे कहती है तो ठीक है। अब वो लोग बॉलिक के पैलेस में घूमने लगते हैं। कुरोमे की ज्यादा ही तबीयत खराब होने लगती है। वीव उसे पकड़ लेता है पर कुरोमे उसकी ये बात को सबसे छिपाने के लिए कहती है वरना वो ये घर से बाहर निकाल दी जाएगी। अब हमें माइन और तासुमी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। माइन ये देख के खुश होती है कि चेल्सी की डेथ से तासुमी के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लुबॉक को कुछ लोग देख लेते हैं और उसे अपना नेक्स्ट टारगेट बनाने का सोच रहे थे। वो 4 डीमन में से 2 लोग होते हैं
और दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है। अकामे को 2 गार्ड रेवोल्यूशन आर्मी के आके बताते हैं, पर उनके बताने से पहले ही वहाँ पे थर्ड डीमन आ जाता है जो कि वहाँ पे अकामे से फाइट करने के लिए आया हुआ होता है और वो उन्हीं में से है जिसे कि अकामे ने पहले ट्रेन किया था। लुबॉक के पीछे वो 2 डीमन पड़ चुके थे और वहीं दूसरी तरफ तीसरा डीमन जो होता है वो लुबॉक को मार देता है। लुबॉक ये नाटक कर रहा था, पर वहीं वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि रेवोल्यूशन आर्मी की थी। उसे देख के वो सेकंड डीमन उसे मारने वाला था, पर तभी लुबॉक उसके ऊपर अपना नाइफ फेंकता है और अब वो उन दोनों से फाइट करने लगता है। तो दूसरी तरफ अब हमें अकामे को दिखाया जाता है जो कि अकामे जो होती है उस थर्ड डीमन को बड़ी ही आसानी से मार देती है। उसके मारते ही वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि रन होता है, पर रन वहाँ से उसके ऊपर ज़्यादा बिना अटैक किए वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लुबॉक को जो कि अभी भी 2 डीमन से फाइट कर रहा होता है। वो अपनी स्ट्रिंग की मदद से एक डीमन के ऊपर अटैक करता है और अपनी स्ट्रिंग को रिलीज करके उसके हर्ट को पूरे तरीके से जैम करके उसे मार देता है। पर तभी एक लड़की जो कि वहाँ पे अभी भी जिंदा होती है वो उससे फाइट करने लगती है, पर लुबॉक जो होता है अपनी स्ट्रिंग की मदद से बचने की कोशिश करता है, पर उस लड़की के पसीने से वो स्ट्रिंग जो होते हैं वो पूरे तरीके से लूज हो जाते हैं। वो लड़की जब लुबॉक को मारने वाली ही थी कि तभी पीछे से 2 नाइफ आते हैं और उस लड़की के ऊपर लग जाते हैं जो कि लुबॉक ने अपनी स्ट्रिंग की मदद से ही फेंके थे। अब हमें माइनी को और तासुमी को दिखाया जाता है जो कि अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर तभी वहाँ पे पाथ ऑफ पीस का लीडर आ जाता है जो कि कहता है कि तो एक क्यूट कपल भी बन सकते हैं और वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अगले दिन हमें येगर्स को दिखाते हैं जो कि अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वेव के पास सुजुको नाम की एक लड़की होती है जो कि यूनी 4th डीमन में से एक डीमन होती है। तो दूसरी तरफ हमें नाजिंदा को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि अब हमें बॉलिक के हेडक्वार्टर के अंदर घुसना पड़ेगा, लोगों के बीच में हम घुस के उसे जरूर मार सकते हैं। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है तासुमी और माइनी जो होते हैं वो लोगों में घुस तो चुके हुए होते हैं, पर वहाँ पे पता चल जाता है लोगों की यहाँ पे नाइट रेड के लोग आ गए हैं, इसलिए लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक पैलेस पे जाते हैं जो कि अंडरग्राउंड बन चुका था। वहाँ पे सीरियो उन्हें देख लेती है और तासुमी को नाइट रेड के साथ देख के उसका दिमाग फिर जाता है और वो अपनी काफी सारी मिसाइल का इस्तेमाल करती है और उनके ऊपर दाग देती है। वहाँ पे तासुमी जो होता है अपने इनकर्सियों का इस्तेमाल करके माइनी को बचा के लेके जा रहा होता है, पर बचा के ले जाते समय वहाँ पे वही 4th डीमन आ जाती है जो कि येगर्स का हिस्सा है। वो उन्हें रोक लेती है। अब माइन जो होती है वो सीरियो से फाइट करने के लिए अपना मुंह पीछे करती है, तो दूसरी तरफ सीरीज जो होती है काफी सारी मिसाइल्स जो होती है वापस से उसके ऊपर दाग देती है। माइन उसे अपनी गन की मदद से रोक लेती है। सीरियो ये देख के हैरान होती है। वो अपने बीस्ट का इस्तेमाल करती है और उसके बीस्ट को वो देख पा रही होती है कि माइन अनलिमिटेड गोलियों से मार रही है। वो उसकी कोर को डिस्ट्रॉय करना चाहती है जिसकी वजह से इंपीरियल रिलिक खत्म हो जाएगा। इसी वजह से सीरीज जो होती है अपने इंपीरियल रिलिक को कहती है कि तुम अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाओ, जिसकी मदद से वो माइन को एक अच्छी टक्कर दे पा रही होती है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स के अंदर हमें दिखाया जाता है सुसानो को जो कि आ चुका हुआ होता है लियोन के साथ। वो लोग यहाँ पे बॉलिक को मारने के लिए आए हुए होते हैं। हर कोई एक दूसरे को फेस कर रहा होता है। वहाँ पे वे भी आ चुका था। बॉलिक एशडेथ के पास उसकी जान बचाने के लिए कहता है। एशडेथ उसके मुंह पे पांव रख के कहती है अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा, इस कमरे के तुम बाहर गलती से भी मत आ जाना। तो दूसरी तरफ अब हमें तासुमी को दिखाते हैं। तासुमी सुजुको से जो कि एक 4th डीमन है उससे फाइट कर रहा होता है। उसे काफी ज्यादा इंजरीज तो आ चुकी थी, पर इस बार तासुमी को उससे जीतना है, इसलिए वो अपने ब्रूट फोर्स का ही इस्तेमाल कर रहा था और उसका इस्तेमाल करते हुए उस पैलेस को जो भी अब एक खंडर बन चुका था उसे गिराने लगता है। सुजुकी उसके नीचे आके दब के मर जाती है। बाहर की तरफ माइन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचती है और वो अपनी गन को उठाती है और इस बार वो अपनी पूरी पावर उस गन के अंदर लगा देती है, जिसकी मदद से वो सीरियो के इंपीरियल रिलिक और सीरियो दोनों को ही खत्म कर देती है। सीरियो जो कि खत्म होने से पहले माइन से अपना बदला लेना चाहती थी। उसके अंदर पहले से एक बॉम्ब था जिससे कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती है। इसकी वजह से माइन कभी भी मर सकती है और वो उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे ऑन कर देती है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। माइन को जब लग रहा होता है कि वो खत्म होने वाली है तभी वहाँ पे तासुमी आ जाता है और वो उसकी जान बचा लेता है। उसकी जान बचाने के लिए माइन जो होती है वो तासुमी को शुक्रिया कहती है। तो दूसरी तरफ एशडेथ को पता चलता है कि बॉलिक यहाँ पे नहीं है, बॉलिक भाग चुका है। तो दूसरी तरफ बॉलिक का अंत अब नजदीक आ चुका था। लुबॉक जो होता है उसे अपने तारों की मदद से वहीं पे मार देता है। कुछ दिनों बाद अब हमें इंपीरियल पैलेस को दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर काफी सारे लोगों से बात कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है अगर हमें नाइट रेड को खत्म करना है तब मुझे मेरे बेटे की टीम की और चीफ कमांडर की दोनों की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों मिलके एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो दूसरी तरफ अब हमें इंपीरियल पैलेस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे तासुमी और लुबॉक किसी से मिलने के लिए आए हुए होते हैं।
वो लोग चाहते थे कि वो इंपीरियल पैलेस के अंदर एक ऐसा दरवाज़ा ढूंढे जिसकी मदद से वो प्राइम मिनिस्टर को मार सके। लियोन और माइन जो होती है वो पानी के जरिए इस तरह का एक रास्ता ढूंढ रही होती है। उसी दौरान लियोन जो है वो उसके साथ तात्सुमी का रिश्ता पूछती है, जिसपे माइन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो वहाँ पे लियोन कहती है तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे बात कर सकती हो। तो दूसरी तरफ अब लुबक जो होता है वो बताता है जैसे ये फाइट ओवर हो जाएगी तब वो नाजिंदा से अपना लव कन्फेस कर लेगा, उसके बाद वो लोग साथ में रहेंगे। फिर वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि उन्हें इंपीरियल पैलेस के अंदर ले जाने लगती है। उसके जो फादर है वो एम्परर के मेंटोर्स यानी कि टीचर हुआ करते थे, पर प्राइम मिनिस्टर की वजह से उन्हें सजा मिल गई। अब वो लड़की इन लोगों को एम्परर के तरफ जाने वाला रास्ता दिखा रहे होते हैं। दरवाजे की दूसरी तरफ खून होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है काफी सारे लोग मरे हुए होते हैं। उनके पीछे सूरा नाम का एक लड़का होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, जिसे कि हम स्कारफेस बोलेंगे। अब वहाँ पे हमें चीफ कमांडर को आता हुआ दिखाया जाता है। चीफ कमांडर वहाँ पे आके फाइट करने लगते हैं तो स्कारफेस लुबॉक से फाइट करने लगता है। स्कारफेस के पास में टेलीपोर्टेशन का इंपीरियल रिलिक है जिसकी मदद से वो कुछ ही समय में कहीं पे भी जा सकता है। वो अब एक ऐसा इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट करता है जिसकी मदद से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लुबॉक को काफी सारी दिक्कतें होने लगती है। दूसरी तरफ तात्सुमी चीफ कमांडर से फाइट कर रहा होता है। चीफ कमांडर वाकई में काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर होती है। दूसरी तरफ वो लड़की लुबॉक को पकड़ लेती है। उसने लुबॉक को बिट्रे किया, पर दूसरी तरफ स्कारफेस उसी का ही गला काट देता है। उसे वापस से उसका कर्मा मिल गया। लुबॉक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे अपने तार का इस्तेमाल करता है और उस स्कारफेस का हाथ काट के उसका इंपीरियल रिलिक अपने पास ले आता है। पर कुछ ही समय में जो अब स्कारफेस का इंपीरियल रिलिक होता है वो लुबॉक के हाथ से छूट जाता है, क्योंकि वही लड़की वापस से लुबॉक को बैकस्टेप कर देती है। ये देख के स्कारफेस को काफी ज्यादा हंसी आती है और वो अपने उसी डिवाइस का इस्तेमाल करके लुबॉक को एक दूसरे स्पेस में फेंक देता है। पर वहीं स्कारफेस को लुबॉक भी अपने साथ खींच के ले आता है और अपने तार का इस्तेमाल करके वो उसे खत्म कर देता है। स्कारफेस के खत्म होने के बाद लुबॉक जो होता है अपने रियल टाइम और अपने रियल स्पेस में आ जाता है। वहाँ पे आने पे उसे पता चलता है कि उसके पास जितने भी तार थे वो खत्म हो चुके हैं और उसका अंत भी ऐसे ही हो जाता है जब वो एक स्पीयर पे आके गिरता है। लुबॉक को अपनी पूरी नाइट रेड की टीम की याद आने लगती है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हमें तात्सुमी को दिखाया जाता है जिसे कि चीफ कमांडर पकड़ लेते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर को जब ये बात पता चलती है कि उसका बेटा मर गया है, वो थोड़ा सा तो दुखी होता है, पर वो इस बात से ज्यादा खुश था कि हमें नाइट रेड का एक अहम हिस्सा मिल चुका है जो कि तात्सुमी है। वो उसे एग्जीक्यूट करने की बात करने लगते हैं कुछ आने वाले दिनों में। ये बात जब नाइट रेड को पता चलती है तब माइने रात के समय वहाँ पे तात्सुमी को बचाने के लिए निकल जाती है। अकामे आके उसे रोक लेती है। माइन कहती है कि तुम मुझे इस बार नहीं रोक सकती हो। अकामे कहती है तुम्हें रोकने कौन आया, मैं तो तुम्हारे साथ चल रही हूँ। दूसरी तरफ हमें अब जेल का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे तात्सुमी अंदर बंद होता है। एशडेथ उसके पास आती है और उसे एक लास्ट मौका देने के लिए कहती है। उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि तात्सुमी नाइट रेड का हिस्सा होगा, फिर भी उसका जीवन बख्शने के लिए तैयार होती है। पर तात्सुमी कहता है कि तुम्हारे साथ मिलने से अच्छा है कि मैं मारी क्यों ना जाऊं, जिसके ऊपर एशडेथ कहती है तब तुम्हारी ये इच्छा पूरी की जाएगी, तुम्हें मैं ही मारूंगी, तुम्हें और कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। ये बात जब वेव को पता चलती है, वेव रन को कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एशडेथ तो उसे लाइक करती है, वो आखिरकार जिसे पसंद करती है उसे ही क्यों मारेगी। जिसके ऊपर रन बताता है कि दूसरों के हाथों से मरने से अच्छा है कि हम जिसे चाहते हैं वो हमारे ही हाथ से ही मर जाए। और ये बात कुरोमे भी कंफर्म करती है कि वो अपनी सिस्टर से इसीलिए ही फाइट कर रही है कि ना कि उसकी बहन किसी के और हाथों से मरे या वो किसी और के हाथों से मरे। अब हमें स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ पे कि अब तात्सुमी को एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। वहाँ पे एशडेथ आ जाती है, पर एशडेथ के ऊपर अटैक होता है जो कि माइन करती है। माइन अपनी गन का इस्तेमाल करती है और उतनी ही देर में लोगों की भगदड़ मच जाती है। चीफ कमांडर माइन को रोकने के लिए आते हैं तो दूसरी तरफ एशडेथ से सुसानो फाइट करने के लिए जाता है, पर एशडेथ वाकई में काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है अपने बिना रिलिक का इस्तेमाल किए। तो दूसरी तरफ हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि चीफ कमांडर से फाइट कर रही होती है माइन के साथ मिलके। पर चीफ कमांडर जो होते हैं वो उन दोनों को बड़े ही आराम से ओवर पावर करने में कामयाब हो पा रहे होते हैं। ये देख के माइन जो होती है अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने की बात करने लगती है। दूसरी तरफ इंपीरियल पैलेस के अंदर हमें काफी सारे गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि एक दरवाजे के सामने खड़े हुए होते हैं। वहाँ पे अकामे आ जाती है। अकामे उन सभी को मार के वहाँ पे इन कर्सियों को लेके चली जाती है जो कि तात्सुमी का होता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें नाजिंदा को दिखाया जाता है। नाजिंदा सुसानो को बचाने के लिए उसे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने के लिए कहती है और अपनी लाइफ फोर्स उसे दे देती है जिसकी मदद से उसकी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो सके। और वहीं वो अब एशडेथ से फाइट करने लगता है। एशडेथ को एक अच्छा मुकाबला दे रहा होता है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है माइन जो होती है वो अब चीफ कमांडर से फाइट करने लगती है। चीफ कमांडर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं।
उनकी फुल पावर को टैकल करने के लिए माइन भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती है, खुद को इस तरह की सिचुएशन में डालती है जिससे कि ऐसा लगे कि उसकी मौत होने वाली है। और उसका इंपीरियल एक काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज करता है। इसकी मदद से वो चीफ कमांडर को एकदम क्रिस्प बना के रख देती है। तो दूसरी तरफ अब हमें ऐश डेथ को दिखाया जाता है। ऐश डेथ सुसानो से फाइट करते हुए अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करती है और समय को फ्रीज कर देती है। समय के फ्रीज होने की मदद से वो सुसानो की कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी मदद से सुसानो खत्म हो जाता है। सुसानो की जान बचाने के लिए नाजिंदा अपनी पूरी लाइफ फोर्स जो होती है वो सुसानो को दे देती है। सुसानो अपने पांव पे खड़ा तो हो चुका था और वो अब ऐश डेथ से फाइट करने लगता है, पर तभी तासुमी वहाँ पे आ जाता है और वो उन सभी को यहाँ से चलने के लिए कहता है। पर सुसानो जो होता है उसे कहता है कि मैं यहाँ पे सिचुएशन संभाल लूंगा, तुम यहाँ से बाकी लोगों को लेके जल्द से जल्द निकल जाओ, इसकी मदद से हम सभी लोग बच सकते हैं। तासुमी माइन को लेके वहाँ से जाने लगता है। माइन का आखिरी समय आ चुका था। माइन उसे नीचे रखने के लिए कहती है और वो कहती है, तासुमी तुम्हारे साथ मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया वो मेरी जिंदगी का एक अच्छा टाइम था। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ बाकी भी जिंदगी स्पेंड करूं, पर ऐसा नहीं हो सकता है। और वो लास्ट किस करने के बाद मारी जाती है। तासुमी अब काफी ज्यादा रोता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अब हमें उनके हाइडआउट पे दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग उदास होते हैं कि उन्होंने लुबॉक, सुसानो और एक के साथ माइन 3 लोगों को खो दिया। ये लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तासुमी उन्हें कहता है कि आखिरकार तुम मुझे बचाने क्यों आए थे। उसके ऊपर नाजिंदा कहती है कि आखिरकार हम कैसे नाइट रेड के किसी मेंबर को यहाँ पे एग्जीक्यूट होने दे सकते थे जब लोगों की सारी उम्मीदें हमारे ऊपर हैं। अगर तुम मर जाते तब उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता। दूसरी तरफ अब हमें रन को दिखाया जाता है। रन काफी ज्यादा काम था। बाकी लोग उससे पूछते कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे हो सकते हो। रन उन्हें बताता कि मैंने ये गैस इसलिए ज्वाइन की थी कि मैं इस कैपिटल के करप्शन को दूर कर सकूं, पर मुझे लगता नहीं ऐसा होने वाला है। कैपिटल जल्द बदलने वाली है। और वो रन जो होता है वो कुरोमी से पूछते कि अब तुम्हारे प्लान्स क्या है, तुम्हारे पास अब कम समय बचा है। दूसरी तरफ ऐश डेथ जो होती है रेवोल्यूशन आर्मी के काफी सारे लोगों को मार रही होती है और वो कहती है कि कैसे तासुमी यहाँ से बच के निकल सकता है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है काफी सारे लोगों को क्रूसीफाई किया हुआ था, जिसके ऊपर आकेम के लिए एक मैसेज था जो कि कुरोमी ने लिखा था। उसे एक फॉरेस्ट में बुलाया गया है अपनी लास्ट फाइट के लिए। उससे फाइट करने के लिए अकामे जो होती है वो तैयार होती है। वो फॉरेस्ट के अंदर से होते हुए एक चर्च के पास आती है जहाँ पे उसकी छोटी बहन होती है। अपनी छोटी बहन को देख के उन दोनों के बीच में रिवेंज तो था और वो दोनों आपस में कुछ समय बात भी करते हैं, पर जैसे ही उनकी बात खत्म होती है वो दोनों अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। कुरामी जो होती है वो अपने दोनों अनडेड सोल्जर्स को बुला लेती है। उससे फाइट करते हुए अकामे को थोड़ी दिक्कत होती है, पर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसी समय आ जाता है और उन दोनों के बीच में हो रही फाइट को काफी ही जल्दी इंटरप्ट कर देता है। और उसके यहाँ पे आने की वजह से कुरामे के जो 2 अनडेड सोल्जर्स होते हैं वो बड़ी आसानी से पिट जाते हैं और कुरामे की जान अकामे बचा लेती है। और अब वो दोनों मिलके उस बड़े से बीच से फाइट करने लगते हैं। उस बीच से थोड़े समय तक फाइट करने के बाद वो उसे बड़े ही आसानी से हरा देते हैं। कुरुमे और अकाम की फाइट काफी देर से चल रही होती है। उनकी फाइट का विनर अभी तक कोई भी नहीं निकल के आया हुआ होता है। कुरुमे जो होती है काफी सारे अनडेड सोल्जर्स को बुलाती है। वो उतने ज्यादा ताकतवर नहीं होते और अकामे जो होती है उनको काफी जल्दी ही मार देती है। और जब वो उसके ऊपर अपनी लास्ट स्ट्राइक करने वाली थी वेव बीच में आ जाता है और वो कुरुमे के सामने बचा लेता है। और कुरुमे को जब वो बचा लेता है और जब वो आकेम के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता ही कि तात्सुमी बीच में आता है और कहता है कि तुम इन दोनों की फाइट के बीच में नहीं जा सकते हो। कुरुमे उसे बीच में आने से मना कर देती है और वो साइड में खड़े होकर बस उनकी फाइट देख रहे होते हैं। और इस फाइट का विनर आखिर में आकेम निकल के आती है जब वो अपने स्वॉर्ड को अपनी छोटी सिस्टर के शरीर के आर पार कर देती है और वो अपनी छोटी सिस्टर को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी वेव को दे देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद में आकेम जो होती है वो तात्सुमी को पकड़ के काफी ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ वेव जो होता है वो कुरुमे को दफना देता है और दफनाते हुए कहता है मैं तो कैपिटल में यहाँ लोगों को बचाने आया था, आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। दूसरी तरफ नाजिंदा आती है और वो बताती है कि अब हमारा नाइट रेड के लास्ट मिशन आ चुका है। और ये कहने के बाद अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है कैपिटल के अंदर काफी सारे रेवोल्यूशन आर्मी के लोग और पाथ ऑफ पीस के लोग घुस रहे होते हैं। कैपिटल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। पैलेस के अंदर नाइट रेड के आदमी घुस जाते हैं और वो लोग अब फाइट करने के लिए चले जाते हैं। अब हमें रन को दिखाया जाता है। रन उन्हें रोकता है और उनसे फाइट करने के लिए आता है। उसके एंजल जैसे विंग्स होते हैं और उससे फाइट करने के लिए लियोन आगे आती है और वो कहती है बाकी लोगों से कि तुम आगे जाओ, मैं इसे यहाँ पे संभाल लूंगी। उसकी ये बात सुन के रन से फाइट करते समय लियोन होती है
और बाकी के लोग आगे की तरफ निकल जाते हैं बाकी लोगों से फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर एम्पर को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लोग अब आपके आगे बगावत करने लगे हैं। एम्पर कहते हैं क्या मैं बुरा एम्पर हूँ? प्राइम मिनिस्टर कहता है नहीं, आपको उन्हें अपनी असली शक्ति दिखानी पड़ेगी। पर तभी वहाँ पे तात्सुमी और आकेम आ जाती है। आकेम जो होती है जब प्राइम मिनिस्टर पे अटैक करने जाती है तभी उसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोटेक्ट कर रही होती है। और उसी दौरान जब तात्सुमी एम्पर को समझाता है कि तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, पर तभी एम्पर जो होते हैं अपने सबसे शक्तिशाली रिलिक को वहाँ पे इनवाइट कर देते हैं। जैसे ही वो रिलिक वहाँ पे आता है एक बहुत बड़ा उसके शरीर से लेजर निकलती है, जो कि वो लेजर का अटैक जब सामने होता है वो पूरी जगह एकदम से तबाह हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसके शरीर के ऊपर एक बहुत बड़ी एटॉमिक मिसाइल हो और वो लोगों को खत्म कर रही हो। तात्सुमी उस इंपीरियल रिलिक को रोकने के लिए जाता है, पर प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि इसे हमारे एम्पर कंट्रोल कर रहे हैं, तुम इसे नहीं रोक सकते। फिर भी तात्सुमी इस चीज को आजमाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। उससे एक भी खरोच नहीं आती है और वो नीचे जाके गिर जाता है। वो एक भी बार में काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और तभी एम्पर जो होते हैं अपना पाँव उसके ऊपर रखने वाले थे, पर तभी वेव आके उसे बचा लेता है। वेव कहता है कि मैं यहाँ कैपिटल के लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, करप्टेड लोगों को नहीं। दूसरी तरफ रन और लियोन भी बाकी लोगों को बचा रहे होते हैं। एम्पर के इस बड़े से इंपीरियल रिलिक से तात्सुमी भी अब उस इंपीरियल रिलिक से फाइट कर रहा होता है। वो उसकी कोर को ढूंढ लेता है, जो कि उसकी कोर का पता करना भी सुसानो ने बताया होता है अपने अपोनेंट की कमजोरी कैसे पता करें। अब वो लोग आपस में काफी सारी सूझबूझ से एम्पर के उस रिलिक के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। एम्पर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो इसी दर्द के दौरान तात्सुमी के ऊपर भी अटैक करते हैं, उसे इंजर्ड कर देते हैं। वेव के ऊपर भी अटैक होता है। वेव काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, पर दूसरी तरफ तात्सुमी भी अब अपनी अपग्रेडेड फॉर्म में आ जाता है। इन कर्स्यू की अपग्रेडेड फॉर्म काफी ज्यादा खतरनाक देखने में लग रही होती है, ड्रैगन जैसे विंग्स और गोल्डन कलर की बॉडी, और वो एम्पर को एक ही मुक्के में मार देता है। अब एम्पर का इंपीरियल रिलिक जो होता है वो लोगों के ऊपर गिरने लगता है और लोगों को बचाने के लिए तात्सुमी खुद का सेक्रीफाइस कर देता है। वो एम्पर के उस इंपीरियल रिलिक को बड़े ही आराम से नीचे गिरने देता है और वो उसी बीच मारा जाता है। आकेम ये देख के काफी ज्यादा सैड होती है और उसके पास आती है। वहीं तात्सुमी अपनी आखिरी सांस आकेम की गोद में लेता है और वो मारा जाता है। उसी समय वहाँ पे एज डेथ की एंट्री होती है। एज डेथ अपने पीछे देख पा रही होती है, इंपीरियल कैपिटल की पुलिस आ रही है। वो उन्हें फ्रीज कर देती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी रिंग बना देती है। इसके बीच में आकेम और उसके बीच में कोई नहीं आने वाला है और वो अब आपस में फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। आकेम जो होती है वो उसे कहती है कि कैपिटल हार चुका है, हमारी इस फाइट का कोई भी सेंस नहीं निकलने वाला है। पर वहाँ पे एजडेथ इसकी बात नहीं मान रही होती है। वो उसे फाइट करते हुए कहती है कि ये सभी लोग कमज़ोर हैं, अगर तुम मुझे नहीं हरा पाई मैं तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को मार दूंगी, क्योंकि तात्सुमी अब मर चुका है और अब मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये कहने के बाद दोनों के बीच में घमासान फाइट चलती है, जिसके बीच में हमें लग रहा होता है कि आकेम जो है हारने वाली है। पर तभी आकेम जो होती है वो खुद के एक हाथ को काट लेती है, जिसकी मदद से उसके अंदर उसके पॉइजन फैल जाए। पॉइजन फैलने के बजाय उसे ही पावर दे देता है। उसके पास अब एक ऐसी पावर होती है जिसकी मदद से वो मरे हुए लोगों की पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। दोनों के बीच फाइट चलने लगती है। अब आकेम की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो एज डेथ को पॉइजन देने में कामयाब हो जाती है। पर एज डेथ अपना हाथ काट लेती है, जिसकी मदद से पॉइजन ना फैले और उसे फाइट करने के लिए तैयार होती है। एज डेथ को काफी सारी दिक्कतें आ रही होती हैं और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है आकेम, एज डेथ अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वो टाइम को फ्रीज कर देती है। वो अपने आसपास नजर घुमाती है, उसे एक शैडो चलती हुई दिखाई देती है। पर तभी आकेम जो होती है उसकी जैसे ही नजर हटती है उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब उसके पूरे शरीर में एक स्वॉर्ड का निशान होता है, इसी वजह से अब वो अपने किसी अंग को भी नहीं काट सकती थी। वो अपनी हार स्वीकार करती है और वो अब तात्सुमी के पास जाती है और उसे अपने साथ फ्रीज करके वहाँ से गायब हो जाती है। ये देख के आकेम को लगता है कि वो जीत चुके हैं। तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लियोन अटैक करती है। प्राइम मिनिस्टर अपनी एक रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से वो लड़की इंपीरियल रिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसके बाद वो अपनी गन निकाल के उसके ऊपर चला देते हैं। ऐसा लग रहा होता है आकेम मर चुकी है, पर आकेम जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे मुक्के जड़ना शुरू कर देती है। प्राइम मिनिस्टर का मुंह तहस नहस हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर मारा जाता है। अब लियोन जो होती है आकेम के पास आती है और उसे गुड बाय कहके वहाँ से अपने बाकी दोस्तों के पास चली जाती है। वो उन्हें भी गुड बाय करती है और अब हमें एक गलियारे में दिखाया जाता है जहाँ पे लियोन मर चुकी थी। और इसी तरीके से यहाँ पे अब हमें यह पता चलता है कि आकेम ने इस पूरे कांड का जिम्मा खुद के यानी कि नाइट रेड के सर के ऊपर ले लिया और नाजिंदा खुद एक न्यू एम्परर बन के सामने आई लोगों के, जो कि कैपिटल के अंदर अब राज करने वाली है। नाजिंदा आकेम से वादा करती है जब तक वो जिंदा है वो इस कैपिटल को एक अच्छा कैपिटल बना के रखेगी,
तो दूसरी तरफ अब एम्परर का एग्जीक्यूशन चलता है, जहाँ पे एम्परर अपने जितने भी दुष्कर्म थे उन्हें स्वीकार करता है और अपनी अंत से पहले वो नाजिंदा से कहता है कि तुम्हें लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। ये कह के वो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है।